चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा ये जो 7 दिवसीय समर थिएटर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, आज उसका चौथा दिन है। सबसे पहले आप तालियां बजाकर स्वागत करें। सबसे पहले श्री शैलेंद्र जी, ये जो नाटक हो रहा है इसके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है, उस फिल्म में अभिनय कर चुके हैं। आजकल मुंबई में है, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं सर आपके। ओरिजिनल नाटक में भी आपने काम किया, तो हमारा सौभाग्य है कि शैलेंद्र जी हमारे बीच में। इसके अलावा हमारे बीच में है पंजाब नेशनल बैंक के हमारे रिटायर्ड जीएम साहब, मेरे बहुत रिस्पेक्टेबल सर श्री हरवंश सिंह जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैडम रूपी मान, जोरदार तालियां से स्वागत उनका। एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हमारे चेयरमैन हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि हरवंश सिंह जी, रूपी मान और हाउ कैन आई फॉरगेट श्री डोगरा जी, फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे, जोरदार तालियों से अभिनंदन डोगरा जी का भी। आप सभी कृपया मंच पर आए और हम दीप प्रज्वलित करके शुद्ध भारतीय परंपरा के अनुसार आज के इस नाटक का शुभारंभ करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। जहां तक बात है दोस्तों आज के नाटक की, मैं जानता हूं कि आप लोग इस नाटक को देखने के लिए आए हैं। इसकी थोड़ी सी भूमिका मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो इसे समझ सके। पहले समय में और आजकल कुछ विदेशों में भी होता है कि जब भी कभी कोर्ट में कोई केस आता है तो उसमें जो जज है वो अकेला फैसला नहीं लेता। वो शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों की एक जूरी बनाता है और उस जूरी के सामने वो केस रखा जाता है। वो जूरी कोर्ट में बैठ करके गवाहों को भी सुनती है, साक्ष्यों को भी देखती है। उसके बाद वो आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं। तो उसी चर्चा के ऊपर आधारित है आज का नाटक। वो 12 लोगों की एक जूरी यहां पर अब आपके सामने आएगी जो कोर्ट में सब कुछ देख चुकी है, सुन चुकी है, जान चुकी है। अब आपस में बैठ करके बातचीत करेगी। ये इसकी पृष्ठभूमि है और इस नाटक को लिखा है रेजिनॉल्ड रॉस ने, जो कि अमेरिका के राइटर हैं। और उनका एक मुख्य नाटक था 12 एंग्री मैन। जी हाँ, 12 एंग्री मैन। अब 12 एंग्री मैन यहां आने वाले हैं, आप उन्हें देखिएगा। और उसकी अडॉप्टेशन की है हिंदी में रंजीत कपूर साहब ने। जी हाँ, बहुत मशहूर रंजीत कपूर जी। यहां इस मंच पर उसके डायरेक्शन कर रहे हैं रोहित शर्मा, हमारे साथी। और ग्रुप का नाम है जो परफॉर्म कर रहा है परंपरा आर्ट्स चंडीगढ़। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक रुका हुआ फैसला। मुल्जिम पर कत्ल का इल्जाम है, अपने बाप के कत्ल का इल्जाम। कत्ल का जुर्म फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है और सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरी की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर कोई माकूल शक आप लोगों को नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं। और अगर मुल्जिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी और मुल्जिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो एक मत से होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरी संजीदगी से और ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। धन्यवाद। आइए, आप सब अंदर आ जाइए। मैं यहाँ रिक्शा लेके आ गया। अच्छा, ये है जनाब आली गुसल खाना क्या? जी उस्ताद। शुक्रिया। दीवारों का रंग तो देखिए जरा। अरे कम से कम पेंट तो ढंग का करवाना था। अरे कबूतर खाना रखा है। ये कमरा दिया है। साहब मैं यहाँ बाहर ही हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो
तो दरवाजा खटखटा दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और सबको बता दीजिए कि जब तक फैसला नहीं हो जाता कोई भी बाहर नहीं जा सकता, ना ही किसी से मिल सकता है। फोन करने या सुनने की भी इजाजत नहीं है। मैं बता चुका। जी वैसे एक बात पर गौर किया आप लोगों ने? बिल्कुल किया है। मैं हर चीज पर गौर करता हूँ, एडवर्टाइजिंग में हूँ। अरे वो नहीं, आज का अखबार देखा क्या? भाई साल का सबसे गर्म दिन। अच्छा, शुक्रिया आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं चलता आज साल का सबसे गर्म दिन है। गर्मी तो वैसे उस मुलजिम को लग रही होगी कटघरे में। हाँ बिल्कुल। यहाँ तो एयर कंडीशन लगा होना चाहिए था, बताइए पंखा भी नहीं चल रहा। ये क्या कर रहे हैं भाई? देखिए, शायद हम लोगों को वोटिंग की जरूरत पड़ जाए, इसलिए पहले से तैयार रहना ठीक होगा। कमाल है, यहाँ लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं क्या? मुझे तो हमेशा इन वकीलों को देखकर ताजुब होता है, किस तरह बोलते चले जाते हैं, दे बहस पे बहस, दे बहस पे बहस। अब केस में चाहे कोई दम ही ना हो। अब आप खुद ही देख लीजिए भाई साहब, जैसे ये केस, लेकिन बोलेंगे जरूर। अच्छा आप बताइए, आपने कभी इतनी लफाजी सुनी है क्या? लेकिन मेरे विचार से भाई साहब उन्हें बोलने का अधिकार है। चलिए ठीक है अधिकार, लेकिन कोई मुद्दा तो हो। देखिए भाई साहब, मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो इस बात से इनकार करे, लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल के इन बदतमीज और उजट लड़कों के मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अरे इन लोगों को ना शुरू में ही ठोक पीट कर बराबर कर देना चाहिए यार, ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। हमारा कितना वक्त बचे, कितना पैसा बचेगा। हाँ क्या ख्याल है, थोड़ा जल्दी शुरू किया जाए। हाँ, और जल्द से जल्द खत्म भी किया जाए। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को और भी बहुत से काम होंगे। हाँ दरअसल मैंने मशाल फिल्म के टिकट ले रखी है ब्लैक में। अरे सुना दिलीप साहब ने क्या कमाल का काम किया। बस जरा जल्दी शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हमें नंबर से बैठना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ 12 तक। अगर किसी को ऐतराज ना हो तो। अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं भी बैठ जाए। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अपने नंबर से बैठना चाहिए। जी बिल्कुल सही। कायदा ये कहता है। जी हाँ मेरे ख्याल से नंबर से ठीक होगा। मैं लास्ट में अरे एक नंबर 2 3 4 ऐसे नहीं, इस तरह। अरे तुम तो मेरे साथ ही बैठ। वैसे मुझे वो सरकारी वकील बहुत स्मार्ट लगा। आप लोगों ने देखा कैसे उसने एक के बाद एक लॉजिकली अपने पॉइंट्स रखे और उस डिफेंस लॉयर की तो धज्जियां उड़ा दी। He was really sharp. हाँ काफी समझदार थी। दरअसल उसका अटैक बहुत जबरदस्त होता। और ये अटैक बहुत मैटर करता है, जैसे शतरंज की पहली चाल। बड़ा मुश्किल होता है यकीन करना कि एक बेटा अपने बाप को ही मार डाले। हाँ। कैसे खून करना कोई रोजमर्रा की चीज हो, बताओ। ओहो, लेकिन इसमें गलती किसकी है? सरकार की, गवर्नमेंट की, जो इस घटिया तबके को दुनिया भर की रियायतें दी जा रही है। क्यों? ताकि इनसे वोट हासिल कर सके। पर इससे होगा क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये गंदा खून गंदा ही रहेगा। ये सब साले आपस में लड़ मरेंगे और यही इनकी सजा है। बिल्कुल ठीक कहा। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को इंतजार नहीं करवाना। कोई बात नहीं, आइए आप। तो नंबर के हिसाब से बैठिए ना। जी आइए आपकी जगह। शुक्रिया शुक्रिया। एक ही तो कुर्सी खाली। तो ठीक है, आप लोग जैसे भी चाहें इस मामले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहता। एक तरीका तो ये है कि हम लोग सबसे पहले सारे पॉइंट्स पर बहस कर लें, उसके बाद वोटिंग करें। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग पहले वोटिंग कर लें, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि पहले वोटिंग की जाती। हाँ पहले वोट ले लेते, क्या पता 5 मिनट में छुट्टी हो जाए। ये सब आप लोगों पर है, लेकिन याद रखने वाली बात सिर्फ एक ही है कि उस लड़के पर कत्ल का इल्जाम है। अगर हम लोग उसे कसूरवार ठहराते हैं तो हम उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा रहे हैं। अरे भाई ये सब बातें हम लोग जानते हैं, आप शुरू क्यों नहीं करते? हाँ चलिए वोट ले लेते हैं। हाँ जरा पता तो चले कि कौन किलर है भाई। कोई ऐसा भी है जो वोट ना देना चाहता है? अरे क्यों नहीं किया? वोट देने में क्या है? तो चलिए वोट ले लेते हैं। 12 के 12 लोगों की एक राय लाजमी है, कसूरवार या बेकसूर। जो लोग बेकसूर के पक्ष में हैं वो लोग अपना हाथ उठाएं, और कसूरवार अभी कसूरवार है, सारे ही हैं। 11 कसूरवार 1 बेकसूर।
हमेशा एक ना एक निकल ही आता है। अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है बातचीत। सुनिए, क्या आपको वाकई में लगता है कि लड़का बेकसूर है? जी मुझे कुछ पता नहीं। वाह, सुना आप लोगों ने? 7 दिन तक लगातार अदालत में बहस सुनने के बाद ये हजूर फरमा रहे इन्हें कुछ पता नहीं। वाह, बिल्कुल ठीक। और आप यार कुछ तो कायदे की बात कीजिए। आप भी हमारे साथ अदालत में थे और आपने भी वही सब कुछ सुना है जो हम सब लोगों ने सुना है। वो आदमी एक खतरनाक कातिल है, मालूम नहीं है आपको बात? आदमी, उसकी उम्र बस 19 साल है। हाँ तो 19 साल भी कोई कम नहीं होती है। कोई दूध पीता नासमझ बच्चा तो है नहीं वो। अरे उसने अपने बाप का खून किया है और उसके सीने में 4 इंच गहरा खंजर घोंपा है। यस, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। मैं तो शुरू में ही समझ गया था। अरे कौन नहीं समझा था? ये तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जैसा मामला है। शक की तो गुंजाइश ही नहीं है इतनी सी भी। और वैसे भी अदालत में सब कुछ तो साबित हो चुका है। अब आप क्या चाहते हैं? वो सारे सबूत में आपको फिर से गिनाऊं, यही चाहते हैं आप? जी नहीं, जी नहीं तो फिर चाहते क्या है आप? कुछ नहीं, बस इस मामले पर बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए 11 लोग यहाँ पर एक राय लिए बैठे हैं और हमें से किसी को भी जरूरत नहीं है इस मुद्दे पर दोबारा बहस करने की, सिवाय आपके। क्यों? देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई उस लड़के की कहानी पर यकीन करते हैं? जी मुझे पता नहीं कि मैं यकीन करता हूँ कि नहीं, शायद नहीं करता। तो फिर बेकसूर वोट देने का क्या मतलब है? आप 11 लोगों ने उसे कसूरवार ठहरा दिया। मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं फौरन अपना हाथ उठा दूं और उसे फांसी के तख्ते पर भेज दूं। अरे तो ये कौन कहता कि मेरे लिए आसान है? कोई नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने अपना हाथ फौरन उठा दिया इसलिए। अरे मैं कहता हूं कि लड़का कसूरवार है। आप चाहे 36 साल तक झक मारते रहिए, मेरा दिमाग नहीं बदल सकते। आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग यहाँ किसी की जिंदगी का फैसला करने के लिए बैठे हैं, जो यूं ही 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हम सब लोग गलत हो तो। वाह, मान लीजिए हम सब गलत हो तो। अच्छा, मान लीजिए ये सारी बिल्डिंग मेरे सिर पर आ गिरे तो। भाई मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है, और फैसला लेने में कितना वक्त लगता है। अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है जब हम सबकी एक ही राय है कि लड़का कसूरवार है। अच्छा मान लीजिए ये फैसला हम 5 मिनट में सोच भी लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 घंटा सोच लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी वो फिल्म 6:30 बजे शुरू होगी। एक एक्स्ट्रा टिकट भी है मेरे पास, आप चलेंगे? जी नहीं शुक्रिया। कोई और कुछ कहना चाहता है? जी आप? जी नहीं, फिलहाल मुझे कुछ नहीं कहना। भाई मैं अपना 1 घंटे का समय देने के लिए तैयार हूँ। वाह क्या कमाल कर रहे हैं आप। तो चलिए मैं भी आप लोगों को एक लतीफा सुना देता हूँ। एक लड़की दौड़ती हुई डॉक्टर की क्लिनिक में दाखिल हुई, कमर तक बिल्कुल नंगी। फिर क्या हुआ? देखिए हम लोग आपका लतीफा सुनने के लिए नहीं आए यहाँ। तो अच्छा आप ही बता दीजिए कि किस लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए एक लड़के की जिंदगी का सवाल है, जिसकी अब तक की उम्र ठोकरें खाते हुए गुजरी है, तकलीफें सहते हुए गुजरी है। उसकी परवरिश शहर के एक गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई है। 9 साल की उम्र, महज 9 साल की उम्र में उससे उसकी मां छिन गई, और जब उसका बाप चोरी के इल्जाम में 1.5 साल की सजा भुगत रहा था तो ये लड़का यतीम खाने में अपने दिन काट रहा था। अब जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। बाकी तमाम बातों से आप सब वाकिफ हैं, अपने कोर्ट में सुनिए। इस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल इन तकलीफों में गुजारे और शायद 20 पूरे भी ना हो सके। मैं समझता हूं कि इस लड़के के लिए कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम हो ही सकते हैं। सुनिए मिस्टर, मुलजिम पर मुकदमा बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया गया है, और एक मुकदमे पर कितना खर्च होता है ये मालूम है आपको? वो तो उस लड़के की तकदीर अच्छी है भाई कि सरकार की तरफ से उसे एक सरकारी वकील भी दिया गया है, और हम लोग भी कोई बच्चे तो है नहीं, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हम सबने ये मुकदमा बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ सुना है, और मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनका तो पूरा का पूरा आवा ही खराब होता है। इनकी किसी भी बात पर यकीन करना सरासर बेवकूफी है, बेवकूफी। इन सालों की तो कौम ही पैदाइशी छोटी होती है। अरे क्या कह रहे हैं? जनाब अली, मुझे अचानक से महसूस होने लगा है कि तुम्हारी जानकारी काफी मायूब है। क्या तुम क्या सोचते हो कि सच का इल्म सिर्फ तुम्हें? सच्चाई का ठेका ले रखा है क्या? ठेका? हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे ठीक है, यहाँ पर कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है कि बाप अपना भाषण शुरू कर दें। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के बर्ताव की हमसे उम्मीद की जा सकती। हमसे सब लोगों की तरह बर्ताव की उम्मीद की जा सकती है यहाँ पर।
और अगर हमें बहस करनी ही है तो उन दलीलों पर कीजिए, उन सबूतों पर कीजिए जो अदालत में हमारे सामने पेश किए जा चुके हैं। जी, मेरे ख्याल से इनका सुझाव काफी अच्छा है। अगर ये महाशय हमसे सहमत नहीं है तो इसकी वजह बताएं। हो सकता है कि इन्हें किसी किस्म की गलतफहमी हो जिसे हम दूर कर सकें। ये आप क्या करता जी? ये नया कैंपेन शुरू किया है, स्लोगन सुनिए, रीजन टेस्ट गुड लाइक ए सिगरेट शुड। कैसा है भाई साहब? अच्छा है ना? भाई साहब, ये क्या हो रहा है? सॉरी, ये कुछ ना कुछ करते रहने की मेरी पुरानी आदत है। इनफैक्ट इससे मुझे सोचने में भी हेल्प मिलती है। देखिए, हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए। आई एम सॉरी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब लोग मिलकर इन साहब को कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये गलत है और हम सब सही हैं। अगर ऐसा है तो हम सब लोग एक 2-2 मिनट ले लेते हैं अपनी बात रखने के लिए। अगर मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं अच्छा आइडिया। बिल्कुल ठीक। हम लोग अपने अपने नंबर से बोलते हैं। सबके पास 2-2 मिनट का समय। चलिए भाई साहब, आपकी बारी। दरअसल शब्दों में कहना कठिन है, पर मुझे लगता है कि लड़का दोषी है, क्योंकि किसी और ने कुछ साबित ही नहीं किया अभी तक। किसी और को कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं है। साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुलजिम को कुछ नहीं कहना पड़ता, यही कानून है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरे विचार से लड़का दोषी ही है, क्योंकि किसी ने उसको खून करते भी देखा। बस काफी है दोस्त, बैठो तुम, मैं बोल। हाँ, तो जरा गौर कीजिएगा। ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बिना किसी जाति जज्बात के। मैं सिर्फ उन सबूतों के बारे में बात करूंगा जो कि अदालत में हमारे सामने पेश किए जा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को लेते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहता है, ठीक उसी खोली के नीचे जिसमें यह कत्ल की वारदात हुई। कत्ल की रात को 12:10 पर उसे ऊपर से आती हुई कुछ ऊंची आवाजें सुनाई दी। हाँ, उसका कहना था कि ये आवाजें उसे लड़ाई झगड़े की आवाजें लगी। जी। उसके बाद उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके कुछ सेकंड के बाद उसे किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला, बाहर झांका और उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर बाहर जाते हुए देखा। सुनिए मिस्टर, उसने देखा। उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को ऊपर के कमरे में एक लाश मिली जो कि लड़के के बाप की थी और जिसके सीने में 4 इंच गहरा खंजर घुपा हुआ था। मौत का समय आधी रात के आसपास बताया गया। बिल्कुल ठीक। तो देख लीजिए जनाब, ये कुछ पॉइंट्स है, सबूत है जिन्हें आप यूं नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, मैं जानता हूं कि उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है ना, उसकी सजा उसे हर हाल में मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है जी। देखिए, लड़के ने जो अपने बचाव में बयान दिया है वो मुझे निहायत ही कमजोर नजर आता है। लड़के का कहना है कि जिस वक्त उसके बाप का कत्ल हुआ उस समय वो एक फिल्म देखने गया, बल्कि उसके 1 घंटे के बाद ही ना तो उस लड़के को फिल्म का नाम याद रहा और ना ही उसे उसमें काम करने वाले कलाकारों का मालूम था। इसके अलावा ऐसा कोई शख्स हमें नहीं मिला जिसने उसको सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर जाते हुए देखा। और वो औरत जो रेलवे लाइन के पास ठीक सामने वाले मकान में रहती है, अगर उस औरत की गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं कर सकती तो मैं कहता हूँ कोई भी नहीं कर सकता। भाई साहब जी बिल्कुल ठीक। वो औरत इस केस का चश्मदीद गवाह होता है। हाँ भाई साहब, अपनी अपनी बारी से बोलिए ना। अरे छोड़िए बारी बारी, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक औरत है जो रात को अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, उसे गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही। वो अपनी खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि ये लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से देखा। कोई कैसे यकीनी तौर पर कह सकता है कि ये वही लड़का है? सुनिए, वो औरत उस लड़के को अच्छी तरह से जानती है, बचपन से पहचानती है। उस लड़के के कमरे की खिड़की रेलवे लाइन के उस औरत के मकान के ठीक सामने है। उस औरत ने अदालत में कसम खाकर यह बयान दिया है कि उसने इस लड़के को कत्ल करते हुए देखा है। एक सेकंड, अदालत में एक चीज और साबित हो चुकी है कि अगर रेल के डिब्बों की रोशनी बुझी हुई हो और डिब्बे खाली हो तो खिड़कियों के उस पर क्या हो रहा है ये आसानी से देखा जा सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कहिए। उस लड़के की बात का यकीन नहीं करते तो इस औरत की बात का यकीन कैसे करते हैं? ये भी तो उसी तबके की है जिस तबके का वो लड़का है ना? सुनिए मिस्टर, अब आप बहुत बड़े खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं कह देता हूँ अपना ये खलीफापन कहीं और जाकर दिखाइएगा, वरना मैं आपसे खामा इनकी बातों में आके परेशान हो रहे हैं। अरे बहस किए जा रहे हैं आप। अरे बहस करना मन करिए आप मेरे साथ चलिए। भाई साहब आपकी बारी, चलिए। जी फिलहाल मुझे कुछ नहीं कहना, आपकी मर्जी। भाई साहब आप जी। मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना है। दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था और मुझे तो शुरू में ही यकीन सा होना शुरू हो गया था। अब देखिए, बिल्डिंग की उस मंजिल पर रहने वाली जो औरत है, उन्होंने जो बयान दिया है भाई साहब, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन, मेरा मतलब शाम को बाप और बेटे में काफी झगड़ा वगड़ा हुआ था, करीबन शाम को 7-1 बजे, और उसके बाद लड़का 7 बजे नहीं 8 बजे। 8 बजे? 8 बजे। जी हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो उसके बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक, 8 बजे। उसी मंजिल के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था, बाप बेटे एक दूसरे से क्या कह रहे थे, ये उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने 2 थप्पड़ की आवाज सुनी जो शायद बाप ने बेटे को मारे थे, और उसके फौरन बाद उन्होंने लड़के को गुस्से में घर से बाहर भागते हुए देखा। इससे क्या साबित होता है? नहीं, इससे साबित तो कुछ नहीं होता है, मगर ये बात भी तो पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये थोड़ी बोला है कि इससे कुछ साबित होता है। नहीं, शायद आप ये बताना चाहते हैं कि इससे कत्ल की वजह जाहिर होती है। जी वेल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार इतने थप्पड़ खा चुका है कि ये सब बातें उसके लिए आम हो चुकी हैं, रोजमर्रा की तरह। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन 2 थप्पड़ों की वजह से वो लड़का कत्ल करने पर उतारू हो जाएगा। हो सकता है वही आखिरी 2 थप्पड़ हो जहां जब्त की इंतहा हो जाती है। जी, आखिर हर चीज की हद हुआ करती है जनाब। भाई साहब और कुछ? जी नहीं। भाई साहब चलिए आप। जी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है। अब यूं तो चाहे जिंदगी भर बात करते रहिए, बात वही रहेगी कि लड़का कसूरवार है। आप उसके पुराने रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। महज 10 साल की उम्र में उसने अपनी टीचर को थप्पड़ मारा तो उसे बच्चों की अदालत में पेश किया गया। उसके बाद 15 साल की उम्र में उसे, वो स्कूल है कोई, रिफॉर्मेटरी, हाँ, रिफॉर्मेटरी स्कूल में भर्ती कराया गया। वहां से निकलने के बाद उसने कार चुराई, कई चोरी चकारी की, और चाकूबाजी में तो उस्ताद रहा है। देख लीजिए कितना काबिल और भोला है आपका लड़का। 5 साल की उम्र से लेकर अब तक उसने अपने बाप से मार खाई है रोजाना बिना नागा, और एक आध थप्पड़ नहीं, उसका बाप उसे लाते भूसे सब मारता था। हाँ, उसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी ऐसे ही करता, ऐसी कमीनी औलाद के साथ। अब एक मिनट, तो क्या आप इस मारपीट को इस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? जी नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस मारपीट की वजह से वो लड़का एक बहुत ही गुस्सेवार और झगड़ालू लड़का बन गया। अरे आजकल के सारे लड़के ऐसे हो गए, गुस्सैल, झगड़ालू, बिगड़े हुए, पूरी की पूरी नस्ल। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। देखिए साहब, इतने बदतमीज हो गए ये लौंडे कि इन लोगों को बात तक करने की तमीज नहीं है। अरे जब मैं इस लड़के की उम्र में था ना, अपने बाप से आंख तक मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। बोलिए आजकल कोई मिलेगा आपको ऐसा? बताइए, मिलेगा कोई ऐसा? आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते। लो, जरूरत महसूस नहीं करते। भाई साहब, आपके कोई बाल बच्चे हैं? जी हाँ, 2। मेरा भी एक बेटा था जो... मुझे लगता है एक बार हम फिर से बेमतलब की बहस करने में लगे। हम लोग यहाँ ये जानने के लिए बैठे हैं कि उस लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया है या नहीं किया, ना कि ये जानने के लिए कि लड़के की परवरिश कहाँ हुई, कैसे हुई, किन हालातों में हुई। ये हम सब लोग जानते हैं भाई, लड़के की जो परवरिश है वो पिछड़े और निचले तबके में हुई है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। और ऐसे समाज से आने वाले लड़के हमारे सभ्य समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ऐसे माहौल में सिर्फ और सिर्फ गंदगी पैदा होती है, और मुझे गंदगी से कोई हमदर्दी नहीं। ये सब नाली के कीड़े हैं। सुनिए मिस्टर, मेरी पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजरी है। ऐसे ही गंदे माहौल में जिया हूँ, वही गंदी नाली में कहना हूँ, और शायद उसकी बू अब तक मेरे जिस्म से आती है, और आपकी नजर में तो मैं भी कीड़ा ही। अरे बैठिए भाई साहब। अरे भाई साहब देखिए, उनका मतलब आपसे नहीं है। नहीं, उनका मतलब मुझसे ही है। अरे उनका मतलब आपसे नहीं, आप खामा खा गरम हो रहे भाई। बैठ जाइए। चलिए बैठिए आप। बात बात पे झगड़ा। भाई साहब चलिए, आपकी बारी। मेरी बारी? जी, मेरा ख्याल है आप लोग मुझे समझाएंगे कि लड़का कसूरवार क्यों है। यही तय हुआ था। इससे क्या फर्क पड़ता है?
आप ही तो हैं जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ फंस गए हैं। आप ही क्यों नहीं बता देते? चाहते क्या हैं आप? देखिए, हम सब ये बात तय कर चुके हैं कि हम सब कायदे से चलेंगे। अरे कौन सा कायदा? कैसा कायदा? फाड़ में गया आपका कायदा। क्या बच्चों वाली बातें हैं। बच्चों वाली? सुनिए मिस्टर, क्या मतलब है इसका? बच्चों वाली मतलब बच्चों वाली। यानी कि ये सब जो मैं संभाल रहा हूँ आपको बचपन दिखाई दे रहा है? ठीक है, आप आना चाहते हैं, आइए संभालिए ना। आइए आइए ना। अरे क्यों खामखा गरम हो रहे हैं भाई? बैठिए अपनी जगह पर बैठिए। आप मुझे मेरी जगह मत बताइए, समझे आप? आइए संभालिए सब कुछ। मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे संभालिए, और मुझे अच्छी तरह पता आप कौन सा कमाल कर दिखाएंगे। कोई बात हो गई यार? अरे मजाक हो रहा है सर। अरे छोड़िए ना भाई साहब, बैठ जाइए। क्या बच्चों वाली मामूली सी बात है यार, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मामूली सी बात है। आप आना चाहते हैं, आप आ जाइए। अरे नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बैठिए बैठिए बैठिए। कोई इनको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, जमे रहिए। वेरी गुड। देखिए, मैं जो महसूस करता हूं उसे अभी कह दूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आए दिन कोर्ट में कार्रवाई देखता आ रहा हूं, सभी सबूतों और गवाहों को सुनता आ रहा हूं। इस केस में मुझे हर गवाह इतना श्योर, इतना निश्चित लगा कि मुझे एक अजीब सा शक होने लगा कि कोई भी इतना श्योर, इतना निश्चित कैसे हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि मेरे शक का कोई मतलब ना हो। मैं एक और बात कहना चाहूंगा। बचाव पक्ष का वकील भी कोई ज्यादा काबिल नहीं था। उसने बहुत सी बातें हाथ से जाने दी, छोटी छोटी बातें। अरे कौन सी छोटी छोटी बातें भाई? शायद आपको मालूम नहीं है कि ये लोग छोटे मोटे सवाल तो पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनके जवाब तो इनको पहले से ही पता होते हैं। और फिर डर भी लगता है कि कहीं पूछने में कोई गलती हो गई ना तो। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक वकील कमजोर और बेवकूफ दोनों हो। इट्स पॉसिबल। लगता है इनकी मुलाकात मेरे बहनोई से हो गई है। देखिए, मैं बार बार अपने आप को इस लड़के की जगह पर रखकर सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर इस लड़के की जगह मैं होता तो मैं एक दूसरे वकील की मांग जरूर करता। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर मेरी जिंदगी इस तरह दांव पर लगी होती तो मैं चाहता मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डटकर सामना करे, उसकी धज्जियां उड़ाए, या कम से कम उसकी कोशिश तो करे। देखिए, इस केस की पूरी बुनियाद सिर्फ 2 गवाहों पर टिकी है। अब मान लीजिए वो गलत हो तो। क्या कहा? मान लीजिए वो गलत हो तो? इसका क्या मतलब है भाई? फिर तो किसी को गवाह रखने की जरूरत ही क्या है? देखिए, गवाह भी इंसान है और इंसान से गलतियां हो सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या आपको वाकई लगता है कि वो गलत नहीं हो सकते? नहीं, इतना निश्चित तो कोई भी नहीं हो सकता ना। और ये कोई साइंस थोड़ी है जहाँ हर चीज निश्चित हो। एग्जैक्टली, ये कोई साइंस थोड़ा ही है जहाँ हर चीज निश्चित हो। ओहो, अब जरा सबूतों की बातें कर ले हम लोग। हाँ, तो उस चाकू के बारे में बात कीजिए ना, जो आपके इस भोले भाले लड़के ने कत्ल की शाम को खरीदा था। उसके बारे में बात क्यों नहीं करते आप? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। मेरे विचार से बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। अच्छा यही होगा कि हम सब अपनी अपनी बारी से जो बोलें। कुछ कहना ना वो खुद कह लेगा यार। तुम चुप रहो, बैठो अपनी जगह पर। अरे चलो चलो, बैठो बैठो बैठो। हाँ, तो उस चाकू के बारे में बात कीजिए जो आपके इस भोले भाले लड़के ने कत्ल की शाम को खरीदा था और अदालत में इस बात से इकरार भी किया था। उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, उसी की बात करते हैं। एक काम करते हैं, वो चाकू यहाँ मंगवाते हैं और देखते हैं। चाकू? वो चाकू मंगवाइए प्लीज। चाकू क्यों? अरे जब हम सब लोग अदालत में उसे अच्छी तरह से देख चुके। भाई साहब आप ही कहिए, जो चाकू मंगवा रहे क्या ये ठीक है? देखिए, जो चीजें सबूत के तौर पर अदालत में पेश की जा चुकी हैं उन्हें देखने का पूरा हक है। बहरहाल आइए एक एक करके उन सबूतों पर गौर कर लेते हैं। नंबर 1, लड़का अदालत में करार कर चुका है कि कत्ल वाली रात के 8 बजे वो अपने घर से निकलता है अपने बाप से झगड़कर, उसके बाद सीधे झगड़कर नहीं, उसने कहा था बहुत मार खाकर। झगड़ने और मार खाने में बहुत फर्क है। लड़का रात को 8 बजे अपने घर से निकलता है अपने बाप से मार खाकर। अब ठीक है। नंबर 2, लड़का घर से निकलकर सीधा उस दुकान पर जा पहुंचा जहां से उसने वो चाकू खरीदा था। नंबर 3, वो चाकू हम सभी अदालत में देख चुके हैं, कोई मामूली चाकू नहीं है। नंबर 4, वो दुकानदार जिसने वो चाकू उस लड़के के हाथों में बेचा था अदालत में करार कर चुका है कि उसे बेचने के बाद दोबारा ऐसा चाकू उसकी दुकान पर आया ही नहीं। नंबर 5, वो चाकू लेकर लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ एक होटल के कमरे में मिलता है रात के तकरीबन 8:45। मैं ठीक हूं? हाँ, शर्तियां ठीक है आप। और आप भाई साहब जरा गौर से सुनिएगा इनकी बात।
इन्हें अच्छे से मालूम है कि बात किस तरह की जाती है। जी शुक्रिया जी। नंबर 6, तीनों दोस्तों ने अदालत में करार किया है कि वो चाकू उस दिन उस लड़के के हाथों में देखा था, उसे पहचाना भी। तकरीबन 1 घंटा वो लड़का उन होटल में रहता है, यानी कि 9:45 तक। नंबर 7, वो चाकू लेकर लड़का सीधे अपने घर आ जाता है रात के 10 बजे। बस यहीं से मुझे उस लड़के की कहानी में और पुलिस के बयान में फर्क नजर आता है। लड़के का कहना है कि वो रात के 11 बजे तक अपने घर पर रहा, उसके बाद एक नाइट शो फिल्म देखने के लिए चला गया, और उसके बाद जब वो अपने घर पे रात को 3 बजे, 3:15 बजे पहुंचता है, लड़के को अपने बाप की लाश मिलती है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आइए एक बार उस चाकू के बारे में बात करें। जब उस लड़के से पूछा गया कि भैया वो चाकू कहां है, तो उसके पास एक मासूम सा जवाब तैयार मिला। कहता है मेरी जेब फटी हुई थी और सिनेमा हॉल जाते समय या वहां से लौटते वक्त वो चाकू उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया हो। आइए एक बार नाइट शो फिल्म की बात भी कर लें। नाइट शो फिल्म रात के तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे शुरू हो जाती है और लोग उसको इंटरवल के बाद भी देखने के लिए जा सकते हैं। फिल्म अगर लंबी भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 12:15 साढ़े 12 खत्म हो जाती है। वो लड़का आराम से पैदल चलकर अपने घर 2 सवा 2 बजे पहुंच सकता था, लेकिन लड़का 3:15 बजे अपने घर पहुंचा। इतना वक्त उसे क्यों और कहां लग गया, जब उससे पूछा गया तो फिर उसके पास एक मासूम सा जवाब इजाद था। कहता है चाकू ढूंढ रहा था रात को अंधेरे में। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं लड़का उस रात फिल्म देखने गया ही नहीं था। उसे फिल्म का नाम तक याद नहीं था, उसमें कौन कौन से कलाकार काम कर रहे उसे यह भी मालूम नहीं था। इसके अलावा ऐसा कोई शख्स हमें नहीं मिला जिसने उसको सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर जाते हुए देखा। हकीकत में कुछ इस तरह से हुआ होगा। उस लड़के का अपने बाप के साथ एक बार फिर से झगड़ा होता है और इस बार गुस्से में आकर वो अपने बाप के सीने में चाकू घोंप देता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक बात उस लड़के को बहुत अच्छे तरीके से याद रही, उसने चाकू के हत्थे से अपनी उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ कर दिए। नहीं दिखाई, जरा गौर से, बहुत तेज है। अब आप कहेंगे कि ये चाकू उस रात उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया होगा और राह चलते किसी अजनबी ने इस चाकू को उठाया और उसके घर गया और यूं ही मजाक मजाक में उस लड़के के बाप के सीने में उतार दिया। जी नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये चाकू उस लड़के की फटी हुई जेब से सचमुच कहीं गिरा और किसी और ने बिल्कुल ऐसे ही चाकू से उसके बाप का कत्ल कर दिया। जरा गौर से देखिए इस चाकू, इसे आज तक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा और ना ही उस दुकानदार ने इसे बेचने के बाद उस रात को बिल्कुल ऐसे ही चाकू को कोई और इस्तेमाल कर रहा था। इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, लेकिन मुमकिन हो भी सकता है। मैं कहता हूं मुमकिन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चाकू आपको कहां से मिला? कल रात में यूं ही सैर कर रहा था और इस लड़के के बारे में सोच रहा था, तो सैर करता करता इस लड़के के इलाके की तरफ चल पड़ा। वहां मुझे ये चाकू एक छोटी सी दुकान में सिर्फ 30 रुपए में मिला। आप जानते हैं किस तरह के चाकू को खरीदना कानूनन अपराध है? जी हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने कानून तोड़ दिया है। वाह, क्या कमाल कर दिखाया आपने। ठीक है, ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं, लेकिन इससे साबित क्या होता है? यही कि ऐसे 10 चाकू और हो सकते हैं। हाँ तो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या तुमने? हाँ, लाखों में मुश्किल से एक बार ऐसा हो सकता है। सुन लिया? लेकिन मुमकिन है। मैं नहीं मानता। देखिए, यहाँ भीड़ लगाने का कोई फायदा नहीं। चलिए बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप। चलिए बैठिए आप। ऐसे बड़े आश्चर्य की बात है, इन्हें बिल्कुल वैसा चाकू मिल गया। आश्चर्य की बात? एक सेकंड। आश्चर्य की बात क्या भाई? नहीं, आपको क्या लगता है कि इससे कुछ साबित हो गया? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपके इस भोले भाले लड़के ने ये चाकू क्यों खरीदा था? बताइए मुझे। उसका कहना हाँ, मुझे मालूम है कि उसका कहना था कि अपने किसी दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा उसने। बकवास है एकदम। अच्छा ये बताइए, उसने चाकू कब खरीदा था? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद। कितने? 1.5 घंटे बाद। और ठीक 3.5 घंटे बाद वही चाकू उसके बाप के सीने में घुपाव मिलता है। हाँ, दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था और देखना चाहता था कि धार तेज है नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये उन सवालों में से एक है जो मैं अदालत में पूछना चाहता था।
अगर लड़के ने ये चाकू अपने बाप का कत्ल करने के लिए खरीदा था तो कत्ल से 2 घंटे पहले अपने दोस्तों को क्यों दिखाया? ये क्या बकवास है? लड़के ने झूठ बोला, आपको भी मालूम है बात। अच्छा चलिए, उसने झूठ बोला। अब आपका क्या ख्याल है? अरे भाई क्या बेवकूफी भरा सवाल है, बेशक उसने झूठ बोला है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मेरा जवाब आप जानते हैं, उसने झूठ बोला है। और आप? नहीं, मुझे लगता है शायद शायद? एक सेकंड शायद कैसे भाई? एक सेकंड रुकिए भाई साहब, आप कौन है? आप ये कौन है? आप इस लड़के के वकील हैं या रिश्तेदार हैं? अरे खामा खा इन्होंने यहाँ पर हम सबका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। देखिए भाई साहब, अभी भी हम यहाँ पर 11 लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही फैसला है कि लड़का तो कसूरवार है बस। हाँ, और आप यहाँ पर किसी का फैसला नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप इसी जिद पर अड़े रहना चाहते तो अड़े रहिए, ऐसे फैसला तो नहीं होने वाला। शायद आप ठीक कह रहे हैं। फिर चाहते क्या है आप? सारी रात यहीं बैठे रहे? हम लोगों के लिए एक रात होगी, उस लड़के की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। भाइयों, किसके पास ताश की गड्डी है? आई नीड अ गेम ऑफ पेशेंस। अरे मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा है कि ये चाकू मंगवाने का मतलब क्या है। सीधी सी बात है, किसी ने उस लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा है, और क्या सबूत चाहिए भाई साहब आपको? क्यों यहाँ सबका टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप? देखिए बात धंधा चौपट हो रहा है मेरा, जो कहने जल्दी कीजिए और छुट्टी दीजिए सबको। देखिए, चाकू का बात बहुत अहमियत रखता है इस केस में। पूरा एक दिन सरकारी वकील इसी पर खर्च किया होता। अरे सरकारी वकील, मैं पूछता हूँ सरकारी वकील चीज ही क्या है? जो 8 दिन की वकालत है उसकी 50वां या 60वां असिस्टेंट होगा। अरे वो जानता ही क्या है भाई साहब? चलिए, आप सब लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है। मैं चाहता हूं एक बार फिर से वोटिंग की जाए। वोटिंग? आप 11 लोग हिस्सा लेंगे, मैं हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन वोटिंग सीक्रेट होगी। अगर अब भी कसूरवार के पक्ष में 11 वोट आते हैं तो मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा और हम सब मिलकर कसूरवार का फैसला लेकर अदालत चले जाएंगे। लेकिन अगर आप में से एक भी वोट बेकसूर के पक्ष में आया तो हमें यहीं बैठकर बातचीत जारी रखनी होगी। बताइए, क्या राय है आप लोगों को? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पहली बार तुमने समझदारी की बात की है। गुड गुड। भाई साहब, ये स्लिप अपने बांटो। लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख दीजिए कसूरवार। जल्दी करिए। अरे लव लेटर लिख रहे हैं क्या? चलिए भाई, हो गया फैसला। दस कसूरवार, एक बेकसूर। दिखा दिया किसी ने अपना हरामीपन। अरे कौन है ये गद्दार? बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं नाम नहीं बता सकता, वोटिंग सीक्रेट थी। सीक्रेट क्या मतलब है सीक्रेट का? मुझे अच्छे से मालूम है कि कौन है वो आदमी। वाह वाह, क्या कमाल का दिखाया आपने। नहीं, पहले आपने हम सबके साथ मिलकर कसूरवार का वोट दिया और उसके बाद अचानक इन बड़े बड़े समाज सुधारक की बातें सुनकर कि ये बेचारा बच्चा कितना गरीब, कितना दुखी, कि बेचारे को मजबूर होकर कातिल बनना पड़ा, आपका दिल रो पड़ा, आपका हृदय परिवर्तन हो गया और अचानक से इन्होंने अपना वोट बदल दिया। अरे यार, हद होती है लीलेपन की भी। तुम आदमी हो या गधे? इसके समाज सुधार फंड में चंदा क्यों नहीं दे देते तुम? आप तमीज से बात कीजिए, मुझसे समझे। अरे आदमी अपने आप को समझता क्या है? कौन होता है मुझसे इस तरह से बात करने वाला? बैठ जाइए। मुझ पर चिल्लाने का आपको क्या हक है? अरे किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है यार। अरे बिल्कुल आएगा मुझे गुस्सा। जहां पर हमें कातिल को फांसी के फंदे पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी आदमी आ जाता है यार बीच में अपना भाषण देने के लिए, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बताइए आप। चलिए छोड़िए भाई साहब। अरे क्या छोड़िए? यहाँ पर एक कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है। देखना देखना, कल को वही कातिल सड़कों पर खुले सांड की तरह घूमता हुआ दिखाई देगा। तब क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? बताइए क्या कर लेंगे आप? चिल्लाना बंद करिए और बैठिए आप। कुछ नहीं कर सकते। बैठिए। कोई और कुछ कहना चाहता है? मैं माफ कीजिएगा, हमारे देश में प्रजातंत्र होता है और प्रजातंत्र में हम चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते, उत्तर में या दक्षिण में, हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है और ये अधिकार, ये आजादी हमें संविधान देता है। आप कहना क्या चाहते हैं कि लड़का बेकसूर है? नहीं, इस मामले में मैं आपके साथ। दरअसल हमारे तमिलनाडु में ऐसी एक घटना घटी। ये कहाँ भटक रहे हैं आप? तमिलनाडु जी। तमिलनाडु? यहाँ पे कोई
नॉर्थ साउथ का कंपटीशन नहीं चल रहा है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तमिलनाडु में कभी अरे और आपने अपना फैसला क्यों बदला? अरे आपको कैसे पता कि वोट मैंने बदला है? ये आपकी बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है। जनाब आली, वोट उन्होंने नहीं, मैंने बदला। अब आप इसकी वजह नहीं जानना चाहेंगे? जी नहीं, मैं नहीं जानना चाहूंगा इसकी वजह। लेकिन मैं जानना इसकी वजह। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? अरे देखिए, ये नहीं सुनना चाहते हैं, आप हमें बता दीजिए। शुक्रिया। देखिए, ये साहब हम सबके खिलाफ अकेले खड़े हुए। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का कसूरवार है। ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है, इनको कोई शक। देखिए, मेरे ख्याल से इतने लोगों के खिलाफ अकेले खड़े होना, इतनी शिकायती नजरों का सामना करना कोई आसान बात नहीं है। चाहे इन्होंने किसी अच्छे काम के लिए जुआ खेला, एक सहारे की तलाश में जो मैंने इनको दिया, मैं इनके मकसद का एहतराम करता। मेरी नजर में लड़का अभी भी कसूरवार है, लेकिन मैं अभी बहुत सारी बातें जानना चाहता हूँ। तो वोटिंग की सूरत हाल 10 के मुकाबले 2। बुढ़ा खूसट है? बुढ़ा खूसट। अरे तुम्हारे बाप जम जाऊं मैं। अरे अगर आपका ये भाषण समाप्त हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ, उसे समझाओ। चलिए छोड़िए ना। हाँ, कोई और कुछ कहना चाहता है? जी मैं जी, आप बोल लीजिए। नहीं आप बोल सकते। जी नहीं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, मैं बाद में बोलूंगा। जी शुक्रिया। दरअसल जो मैं बात कहना चाहता हूं काफी मामूली सी है, पर खैर। देखिए, हम सब जानते हैं कि लड़के के पास अपने बाप का कत्ल करने का मकसद है। उसके पास मकसद है पिटाई वगैरह का। चलिए एक बार के लिए यह भी मान लेते हैं कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया, तो फिर किसने किया है और क्यों किया? नहीं, मेरा मतलब यूं ही नहीं कोई बेवजह उठकर किसी का कत्ल करने पहुंच जाता है, सिवाय किसी पागल के। मेरे हिसाब से यह भी एक पॉइंट है। मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ इस बात का फैसला करने के लिए बैठे हैं कि कत्ल इस लड़के ने किया या नहीं, किसी और ने किया और क्यों किया। इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मगर ये जानना पुलिस का काम है। ना 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 ना, इन साहब का पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। लड़के के बाप का कत्ल हुआ है भाई। अगर लड़के ने नहीं किया तो फिर किसने किया? फिल्म स्टार दिलीप कुमार ने। नहीं 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 नहीं, दिलीप साहब ऐसा नहीं कर सकते, प्राण साहब ने किया होगा। अरे बंद कीजिए भद्दा मजाक। अगर आप लोगों के पास लतीफों के अलावा कुछ नहीं है बात करने के लिए, तो चुपचाप बैठिए और सुनिए। बात कीजिएगा, मैंने तो बस यूं ही जरा सी स्टीम छोड़ी थी। हाँ जी, शायद आप हमें बता सके कि लड़के के बाप का कत्ल किसने किया? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आइए एक बार लड़के के बाप के बारे में बात कर लेते हैं। लड़के का बाप सही मायने में कोई अच्छा आदमी, मेरा मतलब है कि कोई आदर्श नागरिक नहीं था। एक बार उसे जेल हुई। वो जुआ बहुत खेलता था और अक्सर हारता था। शराब बहुत पीता था और पीकर लड़ाई झगड़ा भी बहुत करता था। एक बार एक झगड़ा किसी औरत के पीछे हुआ जिसमें उसने किसी का हाथ तोड़ दिया। बहरहाल वो एक बहुत ही वहशी और जालिम किस्म का व्यक्ति था, जिसने कहीं भी कभी भी 6 महीने से ज्यादा काम नहीं किया। तो ये कुछ संभावना हो सकती है, उसका कत्ल करने वाला उन लोगों में से एक हो सकता है जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ, शराब के पीछे, जुए के पीछे, या फिर किसी औरत के पीछे। अरे भाई, लड़के का बाप एक बेकार किस्म का आदमी था, ये कहानी हम जानते हैं। ये फिर दोबारा क्यों बता रहे हैं आप हमें? देखिए, मैं बता नहीं रहा हूँ, मुझसे सवाल किया गया था, जवाब दे रहा हूँ। हाँ, उन साहब ने इन साहब से डायरेक्ट सवाल किया। कमाल है, अब हर आदमी यहाँ वकील भी बना हुआ है। मेरा एक और सवाल। आपका सिर्फ सवाल है, लेकिन जो हकीकत है, फैक्ट्स हैं, उनका क्या होगा बताइए? अच्छा, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी। वो बूढ़ा जो नीचे रहता, उसका कहना था कि उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके कुछ सेकंड के बाद उसे किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला, सीढ़ियों तक उसे किसी ने जाते हुए देखा। इस सब का क्या मतलब निकालेंगे आप? देखिए, किसी आवाज को पहचानना इतना आसान नहीं है, खास तौर पर एक चीखती हुई आवाज को पहचानना, वो भी यकीनी तौर पे, और वो भी एक नीचे वाली मंजिल से। आपको नहीं लगता कि उस बूढ़े से गलती हो सकती है? उसने ऊपर से आते हुए एक आवाज सुनी और उसने ये मान लिया कि ये आवाज उस लड़के की है। देखिए, नीचे वाले बूढ़े ने लड़के के बाप के गिरने की आवाज सुनी और उसके 15 सेकंड बाद लड़के को घर से भागते हुए देखा। उसने लड़के को घर से भागते हुए
उसने भी लड़के को कत्ल करते हुए देखा है, क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है? कहिए। जी नहीं, फिलहाल मेरे लिए काफी नहीं। अरे हद हो गई यार, ऐसा लग रहा है किसी डेड फोन पर बात कर रहे हैं यार। एक मिनट। उस सामने वाले मकान में रहने वाली औरत ने अपना बयान दिया था कि उसने लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा है, वो भी गुजरती हुई रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी में कुल 9 डिब्बे थे, आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से उसने कत्ल की वारदात को अंजाम होते हुए देखा है। उस औरत को इतनी छोटी छोटी बातें मालूम है यार, मेरी समझ से बाहर। आप किस बात पर बहस करना चाह रहे हैं? बताइए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? पता नहीं, मुझे कुछ जम नहीं रहा है। जब नहीं तो ठीक है भाई, जब जम जाए तो मुझे बता देना। जम नहीं। अरे ये तो मेरी फेवरेट गेम है। खेलेंगे? लीजिए। आइए आइए, ये मेरी बारी। लीजिए। अच्छा, नहीं, क्या कोई जनाब बता अरे यहाँ लीजिए। कहा था ना हार जाएंगे। अरे भाई ये साहब। देखिए, दोबारा आइए, आ जाइए। अरे आप अरे मैं जीतने वाला था यार। ये क्या बदतमीजी है? कॉपी वापिस करो। यहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा है। तुम समझते क्या अपने आप को? मजाक हो रहा है यहाँ पर? अरे जब से आप एक इस कमरे लड़के में की जिंदगी का सवाल है और आप ये खेल खेल रहे हैं। देख रहे हैं कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? चलिए छोड़िए आपको। अरे क्या छोड़िए, समझते क्या अपने आप को? एक थापड़ करूंगा ना सारी तबीयत खराब हो जाएगी, समझे? चलिए, बात खत्म हुई। अरे क्या बात खत्म होगी? माफी मंगवाइए मैंने इनसे। अरे मांग लेगा माफी भी। माफी मंगवा के कोई बड़े हो जाएंगे आप? बैठिए। चलिए। वक्त पर बात कर रहे हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, क्या कोई जनाब बता सकते हैं कि एक 100 की रफ्तार से दौड़ती हुई लोकल ट्रेन को किसी एक खास पॉइंट से गुजरने में कितना समय लगेगा? अब इससे क्या हो जाएगा? जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। अरे मैं बता। कोई और कुछ कहेगा? आप? जी मुझे पता नहीं, 10-12 सेकंड। आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। कोई और? 23 सेकंड। जी नहीं। 25? नहीं। 19? आप रहने दीजिए। कमाल है, अब ये नहीं शुरू हो गया बच्चों का खेल? जी भाई साहब जी, मेरे विचार से अगर ट्रेन की लंबाई 150 गज है और 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है तो लगभग 15.4 सेकंड। 15 सेकंड मान लेते हैं, 15 सेकंड मान लेते हैं आप। दशमलव। देखिए, 9 डिब्बे वाली लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड्स का टाइम लगता है। अब मान लीजिए वो खास पॉइंट उस कमरे की खिड़की है जहां कत्ल की वारदात हुई। वो कमरा हम सभी ने देखा है। अच्छा, वो कमरा रेलवे लाइन के बहुत नजदीक है। क्या कोई जनाब रेलवे लाइन के नजदीक रहे हैं? कोई? जी मैं जी एक्चुअली हमारा हाउस पेंट का धंधा है, तो उस सिलसिले में रहा था मैं वहाँ 3-4 दिन। वहां शोर वगैरह होता है? हाँ, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दिनों में आदत सी हो जाती है। बिल्कुल। एक बार मैं भी रेलवे लाइन के नजदीक रह चुका हूँ। जब वहां से ट्रेन गुजरती है और खिड़की खुली होती है तो इस कदर शोर होता है कि बर्दाश्त करते नहीं बनता। हाँ बिल्कुल सही भाई साहब। अरे कभी कभी तो अपनी आवाज खुद को ही नहीं सुनाई देती है। बिल्कुल। ठीक है भाई, नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन इससे साबित क्या होता है? बताता हूँ। पहली गवाही उस बूढ़े की है जो नीचे रहता है। उसका कहना है कि उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, और उसके 1 सेकंड बाद किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। 1 सेकंड बाद। ठीक। दूसरी गवाही उस औरत की है जो रेलवे लाइन के उस पार रहती है। उसका कहना है कि उसने रेलगाड़ी के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से कत्ल की वारदात को अंजाम होते हुए देखा। आखिरी 2 डिब्बे। ठीक है भाई, लेकिन इससे साबित क्या होता है ये बताएंगे आप? बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। एक 9 डिब्बे वाली लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड्स का टाइम लगता है। क्योंकि उस औरत ने ये वारदात ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों के थ्रू देखी, तो हम ये मान सकते हैं कि जिस वक्त लड़के का बाप फर्श पर गिरा उससे तकरीबन 10 या 12 सेकंड पहले लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई उस नीचे वाले बूढ़े की खिड़की के पास से गुजरी। बूढ़े आदमी के बयान के मुताबिक मैं मार डालूंगा तुझे आवाज और किसी के फर्श पर गिरने की आवाज उसे उसी वक्त सुनाई दी जब लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई उसकी खिड़की के पास से गुजरी। आप सबको याद होगा, जब हम उस कमरे में गए थे वहां से एक लोकल ट्रेन गुजरी थी। उतने शोर में यह मुमकिन नहीं है कि बूढ़े को कुछ भी सुनाई दिया हो। ये क्या बकवास है? बूढ़े को बिल्कुल सुनाई दिया होगा। क्या आपको वाकई लगता है कि उसने कुछ सुना होगा? बिल्कुल। बूढ़े का कहना था कि लड़के ने चीख कर कहा था। कैसे? चीख कर। अगर उसने कुछ सुना होगा
तो लोकल ट्रेन के शोर में आवाज पहचानी नहीं होगी। अरे यार, ये तो बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात है कि एक एक सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, कोई भी इतना निश्चित नहीं हो सकता, समझे आप? मेरा ख्याल है जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है, उसे इतना निश्चित, इतना एक्यूरेट होना जरूरी है। जी मुझे नहीं लगता कि उस बूढ़े ने कुछ भी सुना हो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। और वैसे भी इतने शोर में ये सब सुनना। अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? नहीं, मुझे इन भाई साहब की बात बिल्कुल सही लगती है। अरे क्या पागल हो गया? मतलब बूढ़ा झूठ क्यों बोलेगा? उसे क्या हासिल हो जाएगा बताइए? लोगों की नजर में शोहरत, अहमियत। वाह, आपके मुंह से तो हमेशा जैसे गीता बहती है। अरे लिखकर भेज क्यों नहीं देते गोरखपुर गीता प्रेस वालों को? अच्छे पैसे मिल जाएंगे इन्हें। सुनिए मिस्टर, आप इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अपनी जगह पर आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए। देखिए, आइंदा अगर आपने इनसे ऐसे बात की ना तो ठीक नहीं होगा। जी आप कुछ कह रहे थे अहमियत के बारे में। हाँ, देखिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि मैंने उस बूढ़े को अदालत में बहुत गौर से देखा। उसका कोट यहाँ से फटा हुआ, वो किसी तरह धीरे धीरे अदालत में पहुंचा। आप लोगों ने गौर किया होगा कि उसके बाएं पांव में दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो घिसट घिसट कर चल रहा था। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि वो शर्मिंदगी से उसे छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। मेरा ख्याल है आप लोगों से ज्यादा मैं उसे समझ सकता हूँ। वो एक डरा हुआ, सहमा और गुमनाम सा, जिसका कहीं कभी जिक्र नहीं हुआ, जिससे कोई बात करने नहीं आता, कभी किसी अखबार में नाम तक नहीं छपा। इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी उससे कोई सलाह मांगने नहीं आता। ऐसे इंसान के दिल में एक हसरत होती है, एक तमन्ना होती है कि कम से कम एक बार तो उसकी बात को सुना जाए। और अगर उसे ऐसा मौका मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है कि वो ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने दे। एक मिनट, आपके कहने का मतलब ये है कि बूढ़े ने झूठ इसलिए बोला ताकि उसे थोड़ी सी अहमियत और शोहरत मिल जाए? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि बूढ़े ने जानबूझकर ये झूठ बोला, लेकिन मुमकिन है कि उसने खुद को ये यकीन दिला दिया कि जो उसने आप भी इस वक्त वही नहीं कर रहे? अहमियत हासिल करने की कोशिश। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। अब देखिए, इस तरह से बच्चों जैसा बर्ताव हमसे उम्मीद नहीं किया जा सकता। इस तरह से जाति जज्बात का मुजाहरा करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगा। बूढ़े ने लड़के की आवाज में मैं मार डालूंगा तुझे ये नहीं सुना, हम साबित कर चुके हैं। साबित कुछ नहीं हुआ है। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि उसने सुना, लेकिन फिर भी ये इतनी आम सी बात है जिसे हम रोज मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो बंटी, अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। या क्रिकेट मैच देखते हुए बोलते हैं, कम ऑन कपिल देव, किल हिम। ऐसी बातें रोज हमारे मुंह से निकलती हैं, लेकिन हमारा मतलब सचमुच मारने से नहीं होता। उस लड़के का जुमला था मैं मार डालूंगा तुझे, और उसने ये बात पूरे गुस्से में ताकत से चिल्ला कर कही थी। और जब भी कोई इस तरह से बात कहता है ना चीख कर, तो उसका मतलब वही होता है। नहीं भाई साहब, दरअसल कुछ 10-12 दिन पहले दफ्तर में एक साथी के साथ मेरी बहस हो गई। वो क्या है, उसने मुझे उल्लू का पट्टा कह दिया। और ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने भी उसे कह दिया कि मैं मार डालूंगा तुझे, पर मेरा मतलब सचमुच मारने से नहीं था। आप मेरी बात सुनिए, ये जो साहब है ना, ये हमें कुछ ऐसी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश करे जिनका इस केस से, इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे लड़के ने कहा था मैं मार डालूंगा तुझे, और उसने मार दिया। बस इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? बीच में बोले जा रहे, बैठिए आप, बैठिए। अच्छा आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वाकई आपको वो लड़का इतना बेवकूफ लगता है कि ऐसी बात चीख कर कहेगा ताकि आस पड़ोस वाले भी सुन ले? मुझे तो ये लड़का बहुत समझदार लगा। समझदार? वो साला अनपढ़ गवार। He don't even speak good हिंदी। माफ कीजिएगा, he does not even speak good Hindi। अंग्रेजी कौन सा हमारी मातृभाषा है? माफ कीजिएगा, मैं अपनी वोट बदलना चाहता हूँ, बेकसूर। भाई साहब, आप सोच समझ कर कह रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा हूँ। सुनिए मिस्टर, मेरी बात सुनिए। आपके इस फैसले की बुनियाद क्या है? इन साहब की कहानियां? और इन्हें तो कहो यार अपनी कहानियां बनाए और छाप दे किसी न्यूज़पेपर में। भाई साहब अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको।
और आप यार सारे फैक्ट सबूत बनकर आपके सामने खड़े हैं। यहां तक कि अदालत में भी सभी का यही कहना था कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया। उसका वकील देखा था, शुरू से आखिर तक चुप था। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि इसमें जरा भी दम नहीं है। अरे तब भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया? देखिए, ऐसा कई बार हुआ है कि फैक्ट्स के आधार पर किसी आदमी को पकड़ लिया गया, उसे कातिल मान लिया गया और उसे जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन 10-15 साल बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि असली कातिल पकड़ा गया। ऐसी बातें हमें रोज अखबार में पढ़ने को मिलती हैं। अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं। अजीब आदमी है यार ये। और आप मेरी बात सुनिए, लड़के का वकील था ना जो, केस उसने लड़ा था, आपने नहीं। तो आप इतना क्यों तड़प रहे हैं? अरे भाई, वकील भी तो इंसान होते हैं, उनसे भी तो गलती हो सकती है। अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं यार, इनसे बात कर रहा हूं। अजीब आदमी है यार। देखिए, ये वकील कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया, इससे काफी कुछ साबित होता है। ये केस उसे दिया गया था, उसने लिया नहीं था। एक नए नौजवान वकील के लिए इस केस में कुछ भी आकर्षक नहीं था। नाम नहीं था, पैसा नहीं था, जीतने की संभावना तक नहीं थी। एक वकील को अपने मौकिल पर विश्वास होना जरूरी है केस मजबूती से लड़े जाने के लिए। और जैसा कि आप अभी बता चुके हैं, उसे उस लड़के पर नहीं था और हो भी नहीं सकता सिवाय आपके। मेरी फिल्म निकल जाएगी, बता रहा हूं मैं। माफ कीजिएगा, मेरा कुछ पॉइंट्स होता, मैं उस पर सिर्फ एक सवाल पूछिए आप। धन्यवाद। कत्ल हुआ आधी रात 12:10 पर और पुलिस ने उस लड़का को गिरफ्तार किया 3 या 3:15 के आसपास। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना कि अगर उस लड़का ने अपना बाप का कत्ल किया तो वो 3 घंटा बाद वापस वहां क्यों लौटा जी? क्या उस लड़का को पुलिस का डर नहीं होता? देखिए, वो इसलिए वापिस आया था ताकि अपना चाकू वहां से ठिकाने लगा सके। इस तरह किसी के सीने में चाकू छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, खास तौर पर अपने मम्मी पापा के साथ। और देखिए, वो लड़का जानता था कि वो चाकू कुछ लोग देख चुके हैं जिसे अदालत में पहचाना जा सकता है, बस इसलिए वो चाकू को हासिल करने के लिए वापस आ गया। देखिए, अगर वो लड़का जानता कि वो चाकू अदालत में पहचान लिया जाता तो फिर वो चाकू वहां छोड़ता क्यों जी? शायद इसलिए कि कत्ल के फौरन बाद उस लड़का घबरा गया होगा। उसी घबराहट में वो चाकू वहीं भूल गया और कुछ देर बाद जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ, ठंडा हुआ, वो चाकू को लेने के लिए वापस आ गया होगा। एक मिनट, आपका इस घबराहट का मतलब क्या था? अभी थोड़ा देर पहले आप खुद बोला कि कत्ल का फौरन बाद लड़का का दिमाग इतना ठंडा होता कि वो चाकू का हत्था से अपना उंगलियों के निशान अच्छे से साफ करता। अब मुझे आप बताइए कि इस पूरा मामला में लड़का का घबराहट कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म थी? मैंने कहा ना, वो अपना चाकू इसलिए वापस लेने आया था ताकि उसे ठिकाने लगा सके। ठिकाना लगा सके? कत्ल का 3 घंटा बाद? जी हाँ, 3 घंटे बाद। माफ कीजिएगा, अगर मैं उस लड़का की जगह होता और मैंने अपने बाप का कत्ल किया होता तो मैं उस जगह वापस लौटकर कभी ना जाता। आपने कसूरवार का फैसला दिया ना, आप किसकी तरफ है? मैं किसी की तरफ नहीं होता और ना इसकी कोई जरूरत समझता। मेरे मन में एक सवाल उभरा तो पूछा। मुझे क्या लगता है कि अगर मैं उस लड़के की जगह होता ना तो मैं वहां चाकू लेने जरूर जाता। हाँ, ये एक चांस होता, लेकिन मैं ये चांस जरूर लेता। उस लड़के ने सोचा होगा कि किसी की उस पर नजर ही नहीं पड़ी और उस लाश को भी किसी ने नहीं देखा। आफ्टर ऑल ये सारी घटना आधी रात को हुई है ना। उस लड़के को लगा होगा सुबह आने तक किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, वो औरत कोर्ट में गवाही देता कि उसने जब उस लड़का को कत्ल करते देखा तो वो औरत डर का मारे जोर से चीखा। वो औरत चीखा तो वह चीख उस लड़का ने भी सुना होगा, तो उसे पता लगना कि उसे कत्ल करते किसी ने देख लिया। अब इसके बाद भी वो लड़का वापस, ये बात मेरे कुछ गले नहीं उतरा। देखिए, इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह ये, शायद वो लड़के ने चीख ना सुनी हो, जो कि कोई खास ऊंची ना रही हो। और दूसरी वजह, अगर उस लड़के ने वो चीख सुनी भी हो ना तो शायद उसको अपनी करतूत के साथ जोड़ा ना हो। आप ये क्यों बोल रहे हैं? उस इलाके में चीख पुकार रोजमर्रा की बातें हैं। बिल्कुल ठीक। मिल गया आपको अपना जवाब। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया हो सकता है कि उसे सामने वाली औरत की चीख सुनाई दी हो सकता है कि वो कत्ल के 3 घंटे बाद दिमाग ठंडा होने पर चाकू घर वापस लेने आया हो सकता है कि ये सारी बातें ऐसी हो, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो। मेरा ख्याल है कि हमारे पास काफी माकूल शक है, जिसकी वजह से ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि कत्ल के वक्त लड़का सचमुच घर में था या नहीं। हद है यार,
ये शख्स फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहा है। एक बात बताइए आप मुझे, क्या 12:10 पर नीचे वाले बूढ़े ने लड़के को घर से भागते हुए देखा था कि नहीं? बताइए, देखा था कि नहीं? उसने कहा उसने देखा। जी हाँ, उसने कहा था, पर किसी का कुछ कहना इन साहब के लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। ये जिस बात पर यकीन करना चाहते हैं करते हैं, जिस पर नहीं करना चाहते नहीं करते। ये भी कोई तुक हुआ? एक बात बताइए आप, लोग कोर्ट कचहरी में गवाही देने किस लिए आते हैं? हंसी मजाक उड़ाने या झक मारने? देखिए, यहाँ सबूतों को बदलने की कोशिश की जा रही है, बेवजह गवाहों पर शक भी किया जा रहा है। गवाहों से गलती भी तो हो सकती है। जी हाँ, जब आप चाहेंगे वो गलती भी करेंगे। अब आप चिल्लाना बंद करेंगे? आप बस यही कहते रहिए, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत चिल्लाने की है। अजीब बेतुकापन है यार, उसने सुना था, उसने नहीं सुना था, उसने देखा था, उसने नहीं देखा था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो अहम बातें हैं, बड़ी बातें हैं, आप सब लोग भुला बैठे हैं। मैं एक बार फिर से वोटिंग करना आप चुप रहिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना। फिर से वोटिंग की मांग की गई है। अरे वोटिंग करने से क्या हो जाएगा? मुझे नहीं मालूम, उनसे पूछिए। वक्त की इतनी बर्बादी मैंने आज तक नहीं देखी। जी मेरे विचार से निर्दोष के पक्ष में वोटिंग करनी ठीक रहेगी। जी तो जो लोग निर्दोष के पक्ष में वोट देना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं। 1, 2 और 3। जी अभी भी वही स्थिति है, 3 निर्दोष और 9 दोषी। और यही बनी रहेगी चाहे आप 36 साल तक या झक मारते रहिए। माफ कीजिएगा, मैं अपना वोट बदलता। बेकसूर। क्या कहा तुमने? अरे क्या पागल हो गए आप फैक्ट की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई साहब आप इन्हें समझाइए, क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? तो इसका मतलब 8 कसूरवार 4 बेकसूर। सबके सब साले पागल हो गए हैं, सबके सब अपना वोट बदल रहे हैं इस घटिया और इस निकम्मे लौंडे के लिए। सब फादर इंडिया समझ रहे अपने आप को। सुनिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपना वोट क्यों बदला। कमॉन बताइए मुझे इसकी वजह, कि आपने अपना वोट क्यों बदला? देखिए, अपना राय के बारे में मैं किसी को कोई सफाई देने का जरूरत नहीं समझता। मुझे माकूल शक होता, मुझे लगता है इतना काफी। माकूल शक? ये क्या लफाजी है यार? एक सेकंड रुकिए, रुकिए जरा गौर से देखिए इस चाकू को। जिस लड़के के लिए अभी आपने बेकसूर का वोट दिया ना, उसी लड़के को इसी चाकू से अपने बाप का सीना चाप करते देखा गया है। देखिए जरा गौर से मिस्टर माकूल शक। जनाबे अली, आप ये गलत चाकू उठा लाए। वो धागे वाला उधर रख दीजिए, रख दो। अरे रख भी दो। भाई साहब हाथ होती है यार पागलपन की भी। ये आदमी पता नहीं कहां से तरह तरह की चीजें निकाल के लेके आ रहा है यार। किस बात का यकीन करें हम? कल को अगर इन अंकल जी और दारा सिंह के बीच कुश्ती का मैच हो गया ना, तब भी यही कहेंगे कि ये जीतेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या हम ये मान लें कि बूढ़ा बिस्तर से उठा नहीं, उसने दौड़कर दरवाजा खोला नहीं, उसने लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा नहीं, ये सब सिर्फ उसने इसलिए कहा ताकि उसे थोड़ी सी अहमियत और शोहरत मिल जाए? रुकिए एक मिनट। क्यों, अब आप बॉलिंग कराएंगे? क्या उस बूढ़े ने ये कहा था कि उसने दौड़कर दरवाजा खोला? अरे दौड़कर खोला हो, चल के खोला हो, नाच के खोला हो, या दरवाजा खोला बस। दरअसल मुझे नहीं लगता कि उस बूढ़े ने दौड़कर दरवाजा खोला होगा। देखिए, जहां तक मुझे याद है उस बूढ़े ने कहा था कि वो दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंचा। अरे भाई उसने कहा था वो अपने बिस्तर से उठा, गैलरी तक पहुंचा, सीढ़ियों तक। इतना काफी नहीं है आप लोगों के लिए? जी अच्छा, उसका कमरा गैलरी से कितनी दूर है? क्यों, आपको नहीं मालूम? हमें तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर चीज के बारे में आपको पता है। जी नहीं, मुझे नहीं पता। मैं उस कमरे का नक्शा एक बार फिर से देखना चाहूंगा। हाँ, सारा केस ही दोबारा शुरू करवा देते हैं। वो नक्शा मंगवाइए आप। नक्शा क्यों? एक आप ही हमेशा जो हर चीज दोबारा देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, इस बार वो नक्शा मैं भी देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारा वक्त बर्बाद किया जाए। देखिए भाई साहब, अगर आप वो चीजें फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, वो लाश कहाँ थी, वो फिल्म देखने गया नहीं गया, वक्त की बर्बादी है। मैं नहीं, देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके पैर पर लकवे का असर हो, जो छड़ी के सहारे चलता हो, किस तरह अपने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलकर गैलरी पार करके सीढ़ियों तक सिर्फ 15 सेकंड्स में पहुंच सकता है। उसने 20 सेकंड कहा था। उसने 15 सेकंड्स कहा था। अरे उसने 20 सेकंड कहा था, ये खामा खा उसमें भी हाँक रहे हैं आप। हाँ, उसने 15 सेकंड कहा था। उसे क्या मालूम कि 15 सेकंड कितने होते हैं? अरे उसने 15 सेकंड कहा था, पूरे दावे के साथ। दावे के साथ? हाँ। वो एक सठाया हुआ बुढ़ा बिल्कुल आपकी तरह। अरे आधी बातें तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, दावे के साथ वो क्या कहेगा? तुम बदतमीज हो। जी, और उसका दावा है कि उसे सीढ़ियों तक पहुंचने में 15 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब अगर कातिल ने कत्ल के फौरन बाद भागना शुरू किया। एक मिनट, हो सकता है उसने फौरन बाद भागना ना शुरू किया,
जी उस बूढ़े का कहना है कि कातिल फौरन भागा था। बाल की खाल निकालने का कंपटीशन हो ना तो पहला इनाम आपका। मिस्टर मशाल, आप ये आग उगलना बंद नहीं करेंगे क्या? जी नहीं, यहाँ पे बैठने के जो आपको पैसे मिलते हैं ना उसके लिए ये सब आपको सुनना पड़ेगा। मिस्टर डिस्टेंपल, देखिए गुस्से मत कीजिए आप। ये अरे सुनिए भाई साहब, वो नक्शा आ गया आपका, जो करना जल्दी कीजिए और छुट्टी दीजिए सबको। लाइए जरा नक्शा मुझे भी दिखाइए। कोई बात नहीं भाई साहब, आइए गेम खेलते हैं। देखिए उस बूढ़े के बयान के मुताबिक इसमें सिर्फ 15 सेकंड्स का टाइम लगता है। एक बार हम टाइम नोट कर लेते हैं। ओके, क्या वो चेयर दे सकते हैं आप? जी आप मेरी चेयर लें। अच्छा तो मान लीजिए ये बूढ़े की चारपाई है। मैं यहां से उठूंगा और 10 फीट नापूंगा, चारपाई से दरवाजे तक की दूरी चलकर। किसी को कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं। ओके। अरे क्या ड्रामेबाजी है, ये क्या दोबारा कर दिखाने वाली बात है? क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? ये 10 फीट है, किसी को कोई ऐतराज नहीं। अब मैं 40 फीट नापूंगा, दरवाजे से सीढ़ियों तक की दूरी। मैं यहां से वहां जाऊंगा और वहां से यहां आऊंगा। ओके? अरे भाई क्या पागलपन है ये, क्यों सबका वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप? देखिए आपके और उस बूढ़े के बयान के मुताबिक इसमें सिर्फ 15 सेकंड्स का टाइम लगता है। मैं बस एग्जैक्ट टाइम नोट करना चाहता हूँ। कैन आई यूज योर स्टिक प्लीज? हाँ हाँ लीजिए जी। ये लीजिए, ये पट्टा तो नहीं चाहिए? जी नहीं। अच्छा, किसी की घड़ी में सेकंड्स की सुई है? नहीं जी भाई साहब, मेरे पास। ओके। तो उस बूढ़े की छड़ी यहाँ कहीं पास में होगी, इसे पकड़ेंगे प्लीज। तो जब आप टाइम शुरू करना चाहें तो अपने पैर से फर्श पर आवाज कर लीजिएगा। समझ लीजिएगा कि वो लड़के के बाप की फर्श पर गिरने की आवाज है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। जिंदगी में ऐसी ड्रामेबाजी मैंने आज तक नहीं देखी। तो हमें देखने दीजिए ना, साइड हो जाइए। मैं तैयार हूं। अरे चलो शुरू करो यार। जी क्षमा कीजिए, मैं सुई के 12 तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये बूढ़ा उठा, उसने ये छड़ी उठाई और चलना शुरू किया। ये दरवाजा खोला और ये गैलरी में आ गया। हद है, वो इतने धीरे नहीं चलता था यार। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं तेज चलता हूँ। बंद करो तमाशा, बंद करो इतिहास, बंद करो, घड़ी बंद करो, घड़ी बंद करो, बंद करो। हाँ, कितना टाइम हुआ? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 और पूरे 41 सेकंड। 41 सेकंड। थैंक यू। मेरे ख्याल से जो हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ होगा। उस बूढ़े ने कुछ घंटे पहले बाप और बेटे का झगड़ा सुना और उसके कुछ देर बाद उसे किसी के फर्श पर गिरने की धमक और सामने वाली औरत की चीख सुनाई दी। वो अपने बिस्तर से उठा, उसने सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश की, उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने ये मान लिया कि ये आवाज उस लड़के की। मान लिया, मान लिया। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों तरह की बेईमानी देखी है, लेकिन जो यहाँ इस कमरे में इस छत के नीचे हो रहा है ना, उसकी कोई मिसाल नहीं है। अरे जब से ये आदमी इस कमरे में आया ना, इसने हम सबको परेशान करके रख दिया अपनी कहानियां सुना सुना कर। पहले गरीबों के बारे में, फिर निचले तबकों के बारे में, फिर उनके दुख, फिर उनके आंसुओं के बारे में। और अगर तुम्हें कोई थोड़ी सी भी कामयाबी हासिल हो रही है ना, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका दिल रो पड़ा है, तड़प उठा है, हाय हाय करने लगा बिल्कुल किसी औरतों की तरह। लेकिन तुम किसी ख्याल में मत रहना। अरे तुम्हारी बातों का ना मुझ पर इतना सा भी असर नहीं होगा, समझे तुम? और आप सब लोगों को क्या हो गया? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लड़का कसूरवार है। अरे इसे फांसी के फंदे पर होना चाहिए था। ऐसे लड़के को आप अपने हाथ से निकलने दे रहे, बता रहा हूं मैं आपको। क्या कहा आपने? हाथ से निकलने दे रहे हैं?
आप क्या उसके जल्लाद हैं? हाँ हूं मैं जल्लाद, क्या कर लोगे? तो फिर आप चाहेंगे कि फांसी की रस्सी भी आप ही खींचे? बिल्कुल, इस घटिया और इस निकम्मे लौंडे के लिए मैं फांसी का फंदा खींचने के लिए भी तैयार हूं। तरस आता मुझे आप पे। ए मिस्टर, मुझसे मत उलझना, समझे तुम? कैसा होता है वो एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती टांगे देखने की ख्वाहिश उभरती है? मैं कहता हूं चुप हो जाओ। आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए तब से किसी इंतकाम की हवस में तड़पते हुए पेश आ रहे हैं। बकवास बंद करो। आप इस लड़के को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं, इंसाफ के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। Shut up! आप इस लड़के के खून के प्यासे हैं। चुप हो जा कमीने, मैं मार डालूंगा इसे, मैं मार डालूंगा इसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा। आप सिर्फ कह रहे हैं, आपका मतलब सचमुच मारने से नहीं है ना? माफ कीजिएगा, ये केस हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। कोर्ट ने हमें पूरी इज्जत के साथ यहाँ बुलाया और एक ऐसा आदमी के लिए फैसला लेने को कहा जिससे हमारा कोई जान पहचान नहीं, और इस फैसले से हमें कोई नफा नुकसान नहीं होता। इसलिए हम सभी अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रांग होता है और हमें ऐसा ही बने रहना। मेरा मतलब कि हमें इस मामला को जाती मामला नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा ख्याल है हमें एक बार और वोटिंग कर लेनी चाहिए। ये मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। जी हाँ, वही कहते हैं। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है, मुझे मंजूर है। पिछले वोट के हिसाब से 8 कसूरवार और 4 बेकसूर थे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फैसला क्या होगा। आप सब लोग मुझे अपनी अपनी राय बताइए। मेरी राय है कसूरवार। बेकसूर। जी। कसूरवार। कसूरवार। बेकसूर। बेकसूर। कसूरवार। बेकसूर। बेकसूर। कसूरवार। बेकसूर। गिल्टी। दोनों पक्ष बराबर हैं। 6 कसूरवार, 6 बेकसूर। और इसी के साथ मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती है। 6 के मुकाबले 6। मैं सच कहता हूँ, एक कत्ला इस कमरे में भी होने जा रहा है। वो लड़का जिस तबके से आया है, वो लड़का जिस भी तबके से आया है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, सच को जानने की कोशिश करें। फैक्ट्स की बात हो रही है। हाँ, नहीं कहे आपके फैक्ट्स, उनको तो आप जैसे मर्जी चाहे तोड़ मोड़ लीजिए। यही बात पिछले 1 घंटे से ये साहब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। अरे चीख चीख कर लोगों के कानों के पर्दे फाड़ दिए। अरे रुको रुको, छोड़िए। अरे साथ नहीं देता वरना पता लगता है आज बारिश होगी। क्यों, आपको ऊपर से मैसेज आया? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपने अपना फैसला क्यों बदला? मुझे महसूस हुआ कि हाँ, यही कि आपकी टांगे इतनी कमजोर थी कि एक फैसले पर नहीं टिक सकी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ और अरे जाओ यार, तुम भी हवा के साथ फड़फड़ा गए। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। बहुत से सारे दरवाजा क्यों खटखटाया आपने? मैंने नहीं, वो तो ये समझ छोड़ो यार, तुम भी उन्हीं में से हो जो एक ढूंढो ना तो 1000 मिलते हैं। नहीं शिरवान, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। साला कुत्ता। छह के मुकाबले 6, मजाक हो गया यहाँ पर। अरे किसी तरह से इन लोगों को बदला नहीं जा सकता। इन 6 हरामियों का दिमाग नहीं बदल पाएंगे, आप देख लेना। बदला जा सकता है। कैसे? तर्क से, गालियों से नहीं। तर्क? आप हमेशा कायदे की बात करते भाई साहब। देखिए, मेरे ख्याल से काफी देर हो चुकी है, हमें शुरू करना चाहिए। चलिए बैठिए आप जी।
सुनिए, देखिए सब लोग सुनिए। देखिए मुझे क्या लगता है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। चलिए अदालत से चलकर कह देते हैं कि हमसे कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। और मुझे लगता है अभी अदालत ये बात मंजूर नहीं करेगी। अभी हमने ज्यादा देर बातचीत कहाँ की है, सिर्फ 1 घंटा बात हुई है हमारी। देखिए 5 लोग अभी तक आपके बहकावे में आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोग भी बेवकूफ है जो आपके बहकावे में आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम किसी के बहकावे में नहीं है। हमारी अपनी राय, हमें माकूल शक है। शायद माकूल शब्द का आपको मतलब नहीं पता। क्या बोला तू? साले जुम्मा 8 दिन हुए नहीं शहर में आए और हमें सिखाएंगे कि हमें क्या आता और क्या नहीं आता। अबे खास करके तू, तेरा तो इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक झटके में ये सारे बाहर वाले बंबई शहर के बाहर करके जाएंगे। झगड़ना बंद करेंगे आप? बैठिए। क्या हम थोड़ी देर के लिए बिना झगड़े नहीं रह सकते? मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर इन साहब को कुछ खास एतराज ना हो तो। प्रोसिक्यूशन का एक अहम मुद्दा यह भी था कि फिल्म देखने के 1 घंटे बाद इस लड़के को यह भी याद नहीं था कि फिल्म का नाम क्या था और उसमें कौन कौन से कलाकार काम कर रहे थे। उसे मालूम नहीं था क्योंकि वो फिल्म देखने गया ही नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने इस बयान को वो पुख्ता नहीं बना सका था। देखिए, लड़के से पूछताछ उसी कमरे के बाहर की गई जिस कमरे में उसके बाप की लाश पड़ी थी, तो क्या वो सब कुछ याद रख सकता था? बिल्कुल। अच्छा चलिए, उस लड़के की जगह पर अगर आप होते और आप अपने बाप से 2 थप्पड़ खाने के बावजूद ऐसे तनाव भरे माहौल से गुजर रहे होते, तो क्या आप सारी बातें याद रख सकते थे? जरूर, खास बातें तो याद रख सकता था ना, मानसिक तनाव के बावजूद। जी हाँ। ओके, अदालत में उसे फिल्म का नाम याद आ गया था और यह भी कि उसमें कौन कौन से कलाकार काम कर रहे थे। तो कत्ल वाली रात से लेकर अदालत तक लड़के के वकील के पास कुल 3 महीने का वक्त था। इतना वक्त बहुत होता है किसी वकील के लिए उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए कि किसी खास थिएटर में कौन सी खास फिल्म लगी है, उसमें कौन कौन काम कर रहा है। बल्कि मैं तो उस पुलिसमैन की गवाही पर ज्यादा यकीन करूंगा जिसने कत्ल के फौरन बाद उस लड़के का बयान लिया, चाहे वो मानसिक तनाव में हो या ना हो। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। कल रात आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। और परसों रात? अब ये क्या कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं जी, तसल्ली कर लेने दीजिए इनको। परसों रात मैं अपने ऑफिस से 8:30 बजे घर आ गया था। ओके, और उससे पिछली रात? उससे पिछली रात यानी मंगलवार। हाँ, उस दिन मैं एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गया था, उसके बाद अपने चैम्बर गया, उसके बाद घर आ गया। और सोमवार की रात? हाँ, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच जाओ ना तो मुझे बता देना। कोई बात नहीं, आज सोमवार को, हाँ उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी। मैंने और मेरी मिसेज ने एक फिल्म देखी और उसके बाद डिनर किया। उसके बाद आपने फिल्म देखी? जी हाँ। कौन सी फिल्म देखी? वो है ना वो जाने दो यारो, अच्छी फिल्म है। नहीं भाई साहब, मैंने भी वो फिल्म देखी है, उसका नाम है जाने भी दो यारो। भाई जाने भी दो यारो, इसमें क्या है? अगर आपने फिल्म जाने भी दो यारो देखी है, हाँ? तो आपको ये भी याद होगा कि इसमें कौन कौन से कलाकार काम कर रहे थे। हाँ, वो है ना वो घुंघराले बाल वाला लड़का, नासरुद्दीन शाह। नहीं भाई साहब, नासरुद्दीन नहीं, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह। अच्छा, और कौन कौन से कलाकार थे इसमें? देखिए, बाकी सबके बारे में जानता नहीं, शायद एशेस ग्रुप ड्रामा के लड़के हैं, उनके बारे में कहीं पढ़ा सुना नहीं। और तब आप किसी मानसिक तनाव से नहीं गुजर रहे थे? जी नहीं। मेरा ख्याल है साबित हो गया। जी हाँ, बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने। अरे यकीनन बहुत बड़ा तीर मारा। अरे इन साहब को 2-4 घटिया फिल्मी सितारों के नाम याद नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का फिल्म देखने गया था। देखो, अगर इन साहब के लिए कुछ बातें भूल जाना मुमकिन है तो उस लड़के के लिए भी मुमकिन है। उस लड़के पर कत्ल का इल्जाम है, इसका मतलब ये नहीं है उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। आप तब तक बोलते रहिए जब तक आपकी जुबान जमीन तक न लटक जाए। लड़का कसूरवार है, बात खत्म यार। किसी के पास खांसी की दवाई है तो? जी भाई साहब, मेरे पास है। 1 मिनट खत्म हो गई। भाई साहब, टाइम क्या हुआ? 6:55। आपकी मशाल बुझ गई। क्षमा कीजिए, मैं ये आपको देख सकता हूँ? जी जी। देखिए, हम अभी भी वही अटके हुए हैं, 6 के मुकाबले 6।
किसी के पास कोई और सुझाव है? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना खाना मंगा लिया जाए और साथ में लिटिल लिटिल लेके रात भी तो यही काटनी है। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक आइडिया। अरे क्या फंटास्टिक आइडिया। भाई साहब आज वीरवार है। चुप रहिए आप। जी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। जी इरशाद। ये बात मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रही थी, पर फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि अदालत में ये बात हो रही थी कि जो ये चाकू है, इसे ऊपर से नीचे की दिशा में मारा गया। ठीक? अरे यार फिर से शुरू मत कर देना। 365 बार सुन चुके हैं वही बकवास। क्या बात है? ये बोलिए ना क्या बात है? जब भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप बीच में ला रहे थे, मुझे कुछ कहने क्यों नहीं देते? यही कहेंगे ना कि बहुत दिलचस्प था शुद्ध हिंदी में। जी हाँ, यही कहूंगा, चाहे शुद्ध हिंदी में थे, ये मेरा अधिकार है, समझे आप? सुनिए जनाब, और आप तो यार प्रजातंत्र के बारे में बात करेंगे। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा यार, आप हमेशा इतनी विनम्रता से बात क्यों करते रहते हैं? बिल्कुल उसी वजह से जिस वजह से आप नहीं करता। हमारा परवरिश तो जंगल में नहीं हुआ। माफ कीजिएगा। ये तो मैं कह रहा था कि जो ये ऊपर से नीचे की दिशा में हमला करने वाली बात है ना, ये मेरे गले नहीं उतरती। वो इसलिए कि लड़के की ऊंचाई है 5 फुट 3 इंच और उसके बाप की ऊंचाई है 5 फुट 10 इंच, यानी दोनों में 7 इंच का फासला। पर मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि एक इंसान अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर ऊपर से बात कैसे करेगा। लाइए जरा ये चाकू मुझे दिखाइए, दिखाइए दिखाइए। जब तक आप देख नहीं लेंगे तब तक आपको विश्वास तो होगा नहीं। मैं दिखाता हूं कि वार किस तरह किया गया था। आइए यहां मेरे सामने आइए। हाँ तो कोई और साहब है यहाँ जो मेरे सामने आएगा? कोई नहीं? आइए जरा गौर से देखिएगा, दोबारा नहीं करूंगा मैं आपके लिए। हाँ तो मेरा कद आपसे 6-7 इंच छोटा होगा? जी शायद। शायद। लीजिए मैं थोड़ा और छोटा हो जाता हूँ, ठीक है? तो ये अरे रिलैक्स रिलैक्स, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। आप ठीक है ना? ये ठीक है। तो देख लीजिए ये रहा मेरे वार करने का तरीका। ये ऊपर से वार और खच से नीचे। अपने से ऊंचे कद वाले आदमी पर मैं इस तरह से वार करूंगा और इसी तरह से किया गया। शुक्रिया जी। ये चाकू आप मुझे दिखाएंगे? ये कैसे किया आपने वार? ऐसे ऊपर से नीचे? हाँ। अरे हाँ, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये केस तो बिल्कुल साफ है। भाई साहब छप तो छुट्टी कर दीजिए। मुझे नफरत है इन सब चीजों से, इन्हीं सब में पला बड़ा हूं। किसी झगड़े वगड़े में चाकू चलते देखा आपने? सैकड़ों बार अपने गली मोहल्ले में, आसपास के इलाकों में ऐसी वारदातें रोजमर्रा की बातें थी। कितनी अजीब बात है कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, या सोचना चाहता नहीं था शायद। कुछ बातें होती हैं जिसे इंसान भूलना चाहता है। बहरहाल ये चाकू इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे अभी आपने करके दिखाया। इसे इस तरह से खोला जाता है, इस तरह से पकड़ा जाता है और ऊपर से नीचे वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। अब तो वार कैसे करते हैं? जी कुछ इस तरह से, और क्योंकि इसकी धार ऊपर की तरफ है इसलिए वार के बाद इसे नीचे से ऊपर कुछ इस तरह से फिराया जाता है ताकि वार गहरा और ज्यादा असरदार हो। और इसीलिए इन चाकों को खास तौर पर इस तरह से बनाया जाता है। एक सेकंड। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? आपने क्या कत्ल करने का डिप्लोमा ले रखा है? ये देखिए, ये वार इसी तरह से किया गया था, नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ तो ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? नहीं, जब उस बूढ़े आदमी का कत्ल हुआ तो क्या आप उस कमरे के अंदर मौजूद थे? जी नहीं, पर क्या आप मौजूद थे? नहीं। तो फिर आप भी ये बात इतने दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये कत्ल इसी लड़के ने किया है। तो अब आप क्या कहेंगे? पता नहीं यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? मैंने कहा ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठ अपनी सीट पे।
अब इस बहसबाजी से कुछ नहीं होने वाला। मेरी खोपड़ी बनाने में तंग आ गया बैंड। मैं अपना फैसला बदल रहा हूं, बेकसूर। क्या कहा तुमने? क्या बाहर में जाओ, ये कोई जवाब होता है? नहीं होता, नहीं होता। अपने काम से काम रखो यार। ना, ये कोई जवाब नहीं होता। ये किस तरह का आदमी आप? पहले तो आपने सबके साथ मिलकर कसूरवार का फैसला दिया क्योंकि आपकी जेब में सिनेमा का टिकट उछल कूद मचा रहा था, और अब आप बेकसूर का फैसला दे रहे हैं क्योंकि आप तंग आ चुका। आप कीजिएगा, किसी की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं होता। इससे ज्यादा घटिया और गिराऊ हरकत कोई हो ही नहीं सकता। सुनिए, आपको कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह से बात करने का। हक है, क्यों नहीं है? अगर आप बेकसूर का फैसला देना चाहता तो दीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आप तंग आ चुका, बल्कि इसलिए कि आपको यकीन कि लड़का बेकसूर, और अगर आपको यकीन कि लड़का कसूरवार तो वोट करना। या फिर आप में इतना हिम्मत नहीं कि जो आपको ठीक लगता उसे आप कह सकता। एक मिनट। कसूरवार या बेकसूर? बेकसूर। क्यों? मुझे कोई सफाई देने की बंदिश नहीं है। बंदिश है? बोलिए, क्यों कहा आपने बेकसूर? क्यों कहा आपने बेकसूर? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लड़का कसूरवार है। मुझे लगता है इतना काफी। वो स्त्री खराब, मैं करवा देगा बात। एक और बार वोटिंग कर लेते हैं। एक बार फिर से वोटिंग की मांग की गई है। मेरे ख्याल से हाथ उठाकर वोट देना ज्यादा आसान रहेगा। जो लोग बेकसूर के पक्ष में हैं, वो लोग अपना हाथ उठाएं। और कसूरवार? तीन कसूरवार, 9 बेकसूर। अरे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप सब लोगों को हो क्या गया है? आप ऐसे कैसे किसी की भी कहानी पर यकीन कर सकते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं है? देखिए, आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। जरा सोचिए आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आदमी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? मुझे तो ये आदमी पागल नजर आता है। इसे तो आगे आके पागल खाने में होना चाहिए था, और आप लोग इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जो उस लड़के के बारे में कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। वो लोग झूठे हैं, कमीने हैं, पैदाइशी कमीने। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, हमेशा तर्क की बात करता हूं। वो लोग, उनकी जिंदगी हमसे अलग है, उनकी सोच हमसे अलग है। देखिए, उन्हें किसी का कत्ल करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बीमारियां इन लोगों के अंदर घुसी हुई है। ये लोग झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, जुआ तक खेलते हैं, रंडी बात तक करते हैं। साले क्या क्या नहीं करते ये बास्टर्स। सुनिए मिस्टर, कहां जा रहे हैं आप? ठीक है, जाइए और अंदर जाकर अपने कान ठीक से साफ कर लीजिएगा ताकि मेरी बात उनमें घुस सके। देख रहे हैं इन साहब की बदतमीजी? देख रहे हैं? इन सालों का कोई दीन ईमान है ही नहीं। जरा सी शराब पी, किसी की पीठ में छुरा घोपा और वो पड़ी लाश कटर में। ये हैं साले कमीने। देखिए, इस कौम के लिए किसी के भी दिल में कोई जगह नहीं है। कोई जिए या मरे इनकी बला से। ये साले अपनी माँ की परवाह नहीं करते, अपने बाप की परवाह नहीं करते। साले जानवरों की तरह पैदा होते हैं, सुअर के बच्चों की तरह बढ़ते हैं और उन्हीं की तरह मरते हैं ये बास्टर्ड्स। तुम निहायत ही गंदे, बीमार और खलीस किस्म के आदमी हो। गंदा और खलीस? अरे ओ फुट्ठे, मुझसे तमीज से बात कर वरना तेरी तो मैं हाथ चुप होते कि नहीं। तुम बस यही कहते रहो, लेकिन मैं बोलूंगा और तुम सब लोगों को सुनना होगा, और इस बुढ़े को तो सुनना ही होगा। टैक्स माने रखते हैं ना, भाई में बैठते रहे टैक्स। और तुम्हारे तर्क की ऐसी कितने थी, और तुम्हारा कानून क्या है? तुम्हारा कानून तो मोम की नाक है, जिधर मर्जी चाहे घुमा लो। मैं तुम्हारे कानून की परवाह नहीं करता, और क्यों करूं मैं तुम्हारे कानून की परवाह? ये साले करते हैं तुम्हारे कानून की परवाह। अब आप चुप हो जाइए। तो मुझे चुप कराएगा साले? तेरी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। एंड आई मीन इट। अरे क्या जरूरत थी इसकी? बहुत मुश्किल होता है इन मामलों में अपने जाति जज्बात को अलग रखना,
और इसी वजह से सच जानने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दरअसल सच्चाई क्या है मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, शायद पता होगी भी नहीं। बहरहाल हम में से 9 लोग ये सोचते हैं कि लड़का कसूरवार नहीं है, और ये सोचना भी सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। हो सकता है कि हम गलत हो सकता है कि हम एक ऐसे लड़के को समाज में छोड़ने की गलती कर रहे हो जो सच में कसूरवार है, लेकिन हमारे पास माकूल शक है। और ये बचाव का वो नजरिया है जिसकी हमारे समाज में, हमारे कानून की नजर में बहुत अहमियत है। हम लोग अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं है, और हम तब तक किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं भेज सकते जब तक कि हम सब लोग पूरी तरह से निश्चित ना हो। आप 3 लोग अपनी राय में इतने पक्के कैसे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। शायद आप में से कोई समझा सके, कोई भी। भाई साहब आप कुछ बोलिए। बोलिए, कोशिश करता हूं। देखिए, कुछ पॉइंट्स आपने बहुत तर्क के साथ दिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे कि वो चाकू वाला पॉइंट, जिसमें आपने साबित किया कि जो वार है वो ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर किया गया। पर अभी भी वो लड़का मेरी नजर में कसूरवार है। इसकी 2 वजह मेरे पास। पहली वजह, उस सामने वाले मकान में रहने वाली औरत का बयान, जिसमें उसने कहा कि उसने सचमुच लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा। और दूसरी वजह भी उसी औरत का वही बयान है जिसमें उसने कहा कि उसने लड़के को हाथ उठाकर अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा, चाहे वो गलत ढंग से बात करते क्यों ना देखा हो। आइए एक बार उस औरत के बारे में बात कर लें। उस औरत ने बयान दिया था कि रात के 11 बजे वो अपने बिस्तर पर लेट जाती, लेकिन गर्मी के कारण उसे नींद नहीं आती और 1 घंटा बिस्तर पर करवटें बदलते रहती है। 12:10 पर वहां से एक लोकल गाड़ी गुजरती और उसकी आखिरी 2 खिड़कियों से उसने कत्ल की वारदात को अंजाम होते हुए देखा। ये गवाही अपने आप में एक मजबूत गवाही है जिसे कोई हिला नहीं सकता। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए भी बस यही 2 गवाही काफी है। जी बताइए, कहीं कोई शक नजर आ रहा है आप लोगों को? बताइए, कहीं कोई शक नजर आ रहा है? वेल देखिए, बोलिए बोलिए। इतनी सारी दलीलें हैं, बड़ा ही उलझा हुआ केस है। तो फिर किस बिना पर हम उस लड़के को बेकसूर साबित करने में लगे? देखिए, इतनी सारी दलीलों को, इतने सबूतों को एक सही तरीके से सजाना बड़ा मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, आप सारी दलीलों और सबूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। अरे उस औरत ने देखा, और क्या सबूत चाहिए आपको? उसने कत्ल किया अपने बाप का। हाँ, शायद आप लोग सही कह रहे हैं। सुनिए, मेरा वोट बदल दीजिए, लड़का गिल्टी है। भाई साहब, आप हरियाणा से हैं क्या? नहीं नहीं, आया राम गया राम, जहां की आवाज की वहीं कोई होली है। तो भाई 8 बेकसूर और 4 कसूरवार। कोई और साहब है जो कुछ बोलना चाहते हैं? भाई साहब आप, अरे आप तो लीडर हैं इस समाज सुधारक क्रांतिकारी कमेटी के, आपकी क्या राय है? मेरी राय वही है जो हमेशा से थी, ये बातचीत जारी रहनी चाहिए। अरे 10 बार बातचीत हो चुकी है यार, आखिर कब तक हमारे बाबूजी अपना दल बदलते रहेंगे? हेलो, तो बोलो भाई, खत्म करें ये टंटाब। अब मेरे ख्याल से हम लोगों को एक वक्त तय कर लेना चाहिए। हम अदालत चलते और कह देंगे कि हमसे फैसला नहीं लिया जा रहा। मेरे ख्याल है अभी 8 बजे का वक्त बिल्कुल मुनासिब रहेगा। हम अदालत चलते हैं और कह देंगे कि हमसे फैसला नहीं लिया गया। और कीजिएगा, आपकी तबीयत खराब है क्या? जी नहीं, शुक्रिया। तो क्या 8 बजे का समय ठीक रहेगा? बोलिए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि आप अपनी नाक को अभी इस तरह से सहला रहे। देखिए, मैं कोई जरूरी बात तय करना चाहता हूँ। आप क्या? मेरी बात ज्यादा जरूरी। देखिए, आप अपनी नाक इस तरह से क्यों सहला रहे थे, बता दीजिए। मुझे तकलीफ हो रही है इसलिए। तकलीफ हो रही है, नोट कीजिएगा। इस तकलीफ की वजह क्या है? आपका चश्मा। जी हाँ, मेरा चश्मा। नोट कीजिएगा चश्मा इनकी तकलीफ के बाद। क्या चश्मा, नाक तकलीफ? हाँ, बस 1 सेकंड, इस बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहूँ। कोई बात, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर। चश्मे की वजह से आपकी नाक की दोनों तरफ काफी गहरे निशान हैं। मैंने पहले गौर नहीं किया था, अभी अचानक से याद आया। काफी परेशान करते हैं आपको ये। जी हाँ। आपको कोई तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, माशाल्लाह मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। अरे तो खामा हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? चुप रहो। तो हजूर आला,
इस खातून का दावा है कि उसने कत्ल की वारदात को अपनी आंखों से देखा है। मैंने उसे अदालत में बहुत गौर से देखा था और उसकी नाक के दोनों तरफ बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे कि इन साहब, और उसने अपनी नाक को बिल्कुल वैसे ही सहलाया था जैसे कि इन साहब ने सहलाया। तो इसका मतलब क्या है? अरे उसकी आंखें खराब है, उसे चश्मा लगाया हुआ है और अदालत में उसने चश्मा नहीं पहना था। कमाल है, हम 12 लोग कब से इस मामले पर बहस कर रहे हैं, हम में से भी 11 लोगों को ये बात नहीं सूझी। अब एक्सक्यूज मी, क्या आप सोते वक्त भी चश्मा पहनते हैं? सोते वक्त कोई चश्मा नहीं पहनता। मुझे बात ढंग की लगती है। जिस वक्त वो औरत अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी, सोने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त भी उसने चश्मा नहीं पहना होगा। आपको कैसे मालूम ये बात? मेरा अंदाजा है, उसका खुद का कहना है कि उसके पास समय नहीं था और 1-2 सेकंड में चश्मा उठाकर पहनना और कत्ल की वारदात को अंजाम होते हुए देखना ये मुमकिन नहीं है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मेरा ये भी अंदाजा है कि उस औरत का कहना है कि उसने उस लड़के को देखा अपने बाप का कत्ल करते हुए। मैं कहता हूँ उसे वो लड़का नहीं, कोई धुंधली सी आकृति दिखाई दी होगी। अरे इन्हें कैसे हर चीज का पता चल जाता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, हो सकता है कि वो किताब पढ़ने का चश्मा पहनती हो, या ये भी हो सकता है कि वो धूप से बचने का चश्मा पहनती हो। ऐसा हो सकता है। हो सकता है वो कुछ भी पहनती हो, लेकिन अब हमें उसकी नजर में शक है। उसकी आंखें खराब हैं। माफ कीजिएगा, बिना चश्मा के 50 फीट की दूरी से किसी आदमी को पहचाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, और ऐसी गवाही के आधार पर हम किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं भेज सकते। ये सब मुझे मत बताओ, तुम समझे? क्या आपको नहीं लगता कि उस औरत से गलती हो सकती है? नहीं। क्या ये मुमकिन नहीं है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आप क्या कहेंगे, ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है। सुनिए, मेरा वोट बदल दीजिए। नॉट गिल्टी। एक बार सोच लिया, नॉट गिल्टी, बेकसूर। आपका क्या ख्याल है? मुझे अब इन सब से कुछ मतलब नहीं। आप सब के सब हरामी हैं। आप अपनी राय तो बताइए। बेकसूर भाड़ में जाओ। तुम सबके सब एक नंबर के कमीने हो। मैं कहता हूं कि लड़का कसूरवार है, बस। आप क्या कहेंगे? मुझे भी लग रहा है कि लड़का बेकसूर। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अमूमन मैं गलती नहीं करता, लेकिन आज न जाने कैसे अब मुझे एक माकूल शक नजर आ रहा है। लड़का बेकसूर। नहीं 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 भाई साहब, You saved a life. देखिए, एक आप ही थे हमेशा जो मेरी तरफ से लड़ रहे थे, अब आप ही पलट गए। अरे लड़का कसूरवार हो, उसे फांसी के बंधे पर पहुंचाना हमारा काम है। अरे अब 11 बेकसूर, एक कसूर। और भी तो कितने सारे सबूत है, जैसे वो बूढ़ा है, चाकू है, और भी ना जाने क्या क्या है। जी आप ही ने कहा था कि सब सबूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। आप अकेले हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, ये मेरा हक है। बेशक आपका हक है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं कि लड़का कसूरवार है, बस। आप उसकी वजह बताइए। मैं बता चुका हूं उसकी वजह। हमें आपकी वजह पर शक है। आप ये बताइए कि आपकी नजर में लड़का कसूरवार क्यों है? तो सुनिए, अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर चीज, हर एक बात इस लड़के को कसूरवार ठहराती है। आप लोग क्या समझते हैं कि मैं कोई बेवकूफ हूं या यूं ही सड़क पे से उठ के आया हूं? अरे आप सभी लोग बहुत ही टुच्चे और कमजोर लोग हैं। अरे बच्चों जैसे दिल पाया आप लोगों ने। मुझे डराने की कोशिश मत करना, समझे? मुझे अपनी राय पर खड़े रहने का पूरा हक है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस कमरे में, इस छत के नीचे, इस सड़ी हुई जगह पर बैठे रहने के लिए तैयार हूं। देखता हूं कोई मेरा क्या कर लेता है। उस बूढ़े की बात क्यों नहीं लेते आप, जिसने सब कुछ सुना है? या फिर वो चाकू, क्योंकि इन साहब को बिल्कुल वैसा चाकू मिल जाता है। अरे बूढ़े ने देखा लड़के को भागते हुए, इसमें कितने सेकंड लगते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? और भी तो कितने सारे सबूत है, जैसे वो चाकू गिर गया। अब इससे क्या साबित होता है कि बूढ़े ने लड़के को भागते हुए नहीं देखा? कुछ साबित नहीं होता इससे, समझे आप? आप देख नहीं रहे, यहां पर हर चीज का मतलब बदल दिया गया, हर चीज का। अरे इन्हें कैसे मालूम कि वो चश्मा पहनती थी या नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अदालत में खड़े होकर यहां से अपनी नाक सलाई थी, बस। और क्या चाहते हैं आप? बात कर रहे हैं। लड़के ने क्या कहा था चीखकर? बताइए क्या कहा था चीखकर? मैं मार डालूंगा तुझे।
उसने बात? बताइए किससे कही थी उसने बात? अपने बाप से, जिसने उसे पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया, और भी न जाने क्या क्या किया होगा उसने अपने बेटे के लिए। बदले में क्या मिला उसे? चाकू, 4 इंच गहरा चाकू यहां सीने में घुसेड़ दिया और खत्म कर दिया उसे हमेशा के लिए, ताकि डांट ना खानी पड़े। कोई कहने वाला ना हो कि ये अच्छा है करो, ये बुरा है मत करो। एक बाप क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है एक बाप। और मैं क्या हूं? मेरा बेटा उसने मेरे गाल पर जोर से 2 बार थप्पड़ मारा, मुझे अकेला छोड़कर चले गया। मां मर गई उसके गम में, वो देखने तक नहीं आया, एक बार भी नहीं आया वो देखने तक। मैं अकेला बैठा रहता हूं, दीवारों को घूरता रहता हूं, वीरान कमरों में घूमता रहता हूं किसी प्रेत की तरह। वहां सब कुछ बहुत खाली खाली लगता है, सब कुछ। ये जख्म उस चाकू के जख्म से भी बदतर जख्म है, ये समझते हैं आप? नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता, आप में से कोई नहीं। आगे कितनी बार मरना पड़ेगा मुझे बताइए, और कितनी बार मरूं मैं अपने बेटे के लिए? ये है मेरा बेटा, मेरे काल पे थप्पड़ मारा, चले गया, एक बार भी नहीं आया, मां मरने पर भी नहीं आया, एक बार भी नहीं। मुलजिम आपका बेटा नहीं है, किसी और का। उसे भी जीने का हक दीजिए। Come on. बेकसूर। फैसला हो चुका है, लड़का बेकसूर। मैं फैसला लेकर अदालत में जा रहा हूं, आप सब भी जा सकते हैं।
स्तुति। परंपरा आर्ट्स की तरफ से एक रुका हुआ फैसला। सभी कलाकारों के लिए मैं चाहूंगा एक बार फिर जोरदार तालियां। वाकई में जिसे हम स्पेल बाउंड परफॉर्मेंस कहते हैं, एक एक कलाकार का एक एक डायलॉग, एक एक अभिनय, एक एक एक्शन दिल को छू जाने वाला। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा इस नाटक के डायरेक्टर रोहित शर्मा से कि वो कृपया सेंटर में आए। और रोहित भाई, बहुत बढ़िया, एक बार सभी कलाकारों का आप परिचय भी जरूर करवाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ख्याल है नंबर से नाम बताना ठीक रहेगा। तो 1 नंबर जसवीर मान, 2 गौरव बस, 3 अभिषेक शर्मा, 4 नवदीप सोहोता, 5 सुनील चिलवाल, 6 भारत नारनोलिया, 7 वरुण शर्मा, 8 बलोचन मलिक, 9 अनुज चहल, 10 हीरा सिंह, 11 विशाल जोशी और अभिषेक लहल। जो हमारे साथ लाइट्स पर थे, चेतन भाई, थैंक यू चेतन भाई, और उनके साथ थे मनप्रीत, और साउंड पर थे सचिन। एक बार मैं चाहूंगा कि पूरी परंपरा टीम स्टेज पे आ जाए। पूरी परंपरा टीम एक बार मंच पर आ जाए। और इनको विशेष सहयोग दिया था स्विगटो और क्लाउड किचन के साहित्य भाटिया और ओमकाश गर्ग ने। वे भी कृपया मंच पर आ जाएं। उन्होंने इनके खाने पीने का ध्यान रखा था। सभी साथी प्लीज आइए। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुदेश शर्मा जी से कि श्री शैलेंद्र जी और हरबंस सिंह जी को लेकर के हम मंच पर आकर के इन बच्चों को आशीर्वाद दें।